तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब का स्टडी चैनल में फिर से। तो देखिए, आप सभी के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 100 एमसीक्यूज़ की बेस्ट क्वेश्चन की सेट आपको यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 100 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं और ये जो हमारा रहेगा सेट के ऊपर बेस्ड रहेगा। पहला सेट रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन का और ऐसे करते करते हम टोटल 5 सेट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला सेट आपके स्क्रीन पे है और उसका पहला सवाल अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, द मटेरियल यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। जो ट्रांजिस्टर बनते हैं उनके फैब्रिकेशन में कौन सा मटेरियल को यूज़ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले समझिए फैब्रिकेशन क्या होती है। तो फैब्रिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए। तो इसमें बहुत ही प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन में सिलिकॉन है और ये आप याद रख लीजिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यूज होती है इसमें। ओके, तो अच्छे से याद रखेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी कौन से प्रोसेस में रिलीज होती है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो रेस्पिरेशन में रिलीज होती है। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक और सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कंटेक्ट। बिना किसी फिजिकल कंटेक्ट से हम डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हो उसकी इन्फॉर्मेशन किस प्रकार से कलेक्ट करेंगे, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? तो उस टेक्निक को कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। ओके, तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कंटेक्ट। बिना किसी फिजिकल कंटेक्ट के अगर जो हम उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किस चीज की यूनिट होती है? तो देखिए, क्यूरी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। और क्यूरी की अगर जो हम बात करें तो इसको हम सीआई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो देखिए, मेरी क्यूरी एंड पेटी क्यूरी ये दोनों ने मिल करके, तो इसको आप याद रखिएगा, रेडियम एंड पोलेनियम, मेरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी दोनों ने मिल करके आविष्कार किया था। अब इस सवाल आपको पूछा था क्यूरी की यूनिट। तो क्यूरी यूनिट जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है, जिसको हम सी और स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अगला सवाल देखिए, द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज द प्रोसेस ऑफ। सन्स की जो एनर्जी होती है उसकी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? किस प्रकार से सन एनर्जी रिलीज करता है? तो सन रिलीज करता है दोस्तों न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। ओके, तो इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, सन किस चीज से रिलीज करता है? सन जनरेट इट्स एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ये एनर्जी रिलीज करता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की न्यूक्ली को हीलियम में बदल दिया जाता है। हाइड्रोजन की न्यूक्ली को बदल दिया जाता है हीलियम पे। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियर फ्यूजन देखा जाता है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे याद करके रखेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन के अंदर, हाइड्रोजन न्यूक्ली को हीलियम में बदला जाता है। अगले सवाल देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में कौन सी है? तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्स। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यही न्यूक्लियर फोर्स जो रहते हैं आपके एटम के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो एटम्स के अंदर हमें इसी चीज की बाइंडिंग देखने को मिलती है, जो कि किस चीज को बाइंडिंग करने में मदद करता है दोस्तों? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसके अंदर दोस्तों? एटम के अंदर। ठीक है, तो एटम के अंदर हमें ये देखने को मिलता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गई आपके न्यूक्लियर फोर्स। अगला सवाल देखिए, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर को किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो दोस्तों, इसको एक तरह का मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? तो हैवी वाटर हम जो यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये क्या करता है? न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, और इसे इफेक्टिव बनाता है ताकि ये आगे जाकर के फिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, फिशन की रिएक्शन में मदद करे। इसको क्या कर देता है? इफेक्टिव बना देता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, किसको? न्यूट्रॉन्स को। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, हैवी वाटर को हम एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं। ये क्या कर देता है? न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देता है। क्लियर है? अब देखिए, एक और सवाल देख लीजिए यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। मेटल वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट जो रहती है वो क्यों होती है? उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा होता है? तो उसके अंदर फ्लो हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल देखिए, द नेचर ऑफ फ्यूज वायर इज। फ्यूज में जो वायर, देखिए फ्यूज में जो वायर यूज की जाती है दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहते हैं, और ये फ्यूज बना दिया जाता है, इस सर्किट को जोड़ने का काम करता है। इसमें एक वायर की हम यूज करते हैं। ये जो वायर जो रहता है दोस्तों वो थोड़ी सी पतली होती है, और इसकी जो इस वायर की खासियत क्या है? इसकी
मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए होती है, अगर जिसमें आप कमजोर वायर लगाएंगे इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसको आप लगाएंगे तो मान लीजिए कि अगर जो सर्किट में शॉर्ट सर्किट अगर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग अगर जो हो रहा हो तो ये वायर की मेल्टिंग पॉइंट अगर जो हीट ज़्यादा हो, देखिए आपको पता है शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो उसमें से हीट रिलीज होगी, तो ये वायर पे ज़्यादा असर पड़ेगा, ये वायर की मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये टूट जाएगी, ये टूट जाएगी तो बाकी सारे जितने सर्किट में उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएंगे और बाकी सारी चीज़ को एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिल पाएगा और बाकी के सारे इक्विपमेंट आपके बच जाएंगे, खराब नहीं होंगे शॉर्ट सर्किटिंग के कारण। ओके, तो इसलिए हम इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर को यूज़ करते हैं फ्यूज़ के अंदर। ओके, तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर क्या है? अगर जो आपने देखा होगा कि आपके बिजली के खंभे में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए रहते हैं, वो किस तरह से काम करता है दोस्तों? तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखिए कन्वर्ट डीसी टू एसी, बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं, आपको यहाँ पे सही चीज़ बतानी है कि ट्रांसफार्मर आखिर करता क्या है। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, ये वोल्टेज को अप एंड डाउन करने की काम करती है एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है। इट यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज। तो देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये क्या करता है, अप्स एंड डाउन में मदद करता है। तो हमने देखा ट्रांसफार्मर क्या करता है, अप्स एंड डाउन ऑफ एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज को अप एंड डाउन करने की काम करती है ट्रांसफार्मर। अब देखिए आगे आने वाले सारे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे इन्वेंशन डिस्कवरी और कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। तो अब से 10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। सबसे पहला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर? पानी के अंदर यानी कि सी के अंदर जो अंडर वाटर साउंड को सुनने के लिए कौन सी इक्विपमेंट के हम यूज लेते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोन। सिंपल सी बात है, हाइड्रो यानी कि वाटर फोन, मतलब कि उसके अंदर की साउंड को हम सुन पाए, तो हाइड्रोफोन हो गई, ठीक है। अब आप समझ जाइए कि हाइग्रोमीटर क्या होती है। तो दोस्तों ये क्या करती है, ये लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को मेजर करती है, तो इसको आप याद रखेंगे, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर करता है। आप देख लीजिए हाइग्रोस्कोप क्या करती है, तो हाइग्रोस्कोप दोस्तों ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी चेंजेस होती है उसका काम है हाइग्रोस्कोप को चेक करना, ठीक है। ये क्या करता है, चेंजेस इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में कितना चेंजेस आया हमारे एटमॉस्फेयर में उसके बारे में ये पता लगाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है हाइप्सोमीटर। तो हाइप्सोमीटर क्या करता है दोस्तों, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करता है, यानी कि डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो इस चीज़ को आप अच्छे से जानेंगे। और हाइड्रोफोन तो आप जान चुके हैं कि अंडर सी ये साउंड को बतलाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ द गैसेस? गैस की जो प्रेशर होती है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मापता है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों आपका मैनोमीटर। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर प्रेशर ऑफ द गैसेस। अगला सवाल देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट रेडिएशन? हीट के रेडिएशन को मेजर करने का काम कौन सा करता है दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं रेडियो माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी को आप करेक्ट लगाएगा, रेडियो माइक्रोमीटर। ये क्या करता है दोस्तों, ये जितने सारे रेडिएंट एनर्जी होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो चाहे लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है। हीट के फॉर्म में हो या फिर लाइट के फॉर्म में हो, ये डिवाइस क्या करता है कि उसकी रेडिएंट एनर्जी को डिटेक्ट कर लेता है। रेडिएंट एनर्जी को क्या करता है दोस्तों, डिटेक्ट करता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, रेडियो माइक्रोमीटर हो गया आपका ऐसा डिवाइस जो कि हीट रेडिएशन को क्या करता है, मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। क्लियर है? आगे आप जान जाइए कि यहाँ पे रिफ्रैक्टोमीटर दिया गया है। रिफ्रैक्टोमीटर आखिर क्या है? तो रिफ्रैक्टोमीटर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपकी रिफ्रैक्शन के इंडेक्स को नापता है, ठीक है, यानी कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यानी कि रिफ्रैक्शन की जो इंडेक्स है उसको मापने का काम रिफ्रैक्टोमीटर करता है। अगला है आपका सेलिनोमीटर। तो सेलिनोमीटर दोस्तों क्या करता है, ये सेलिनिटी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर की सेलिनिटी को नापता है, सेलिनिटी। तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखें। अगला सवाल देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट की स्ट्रेंथ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। तो आपको पता है गैल्वेनोमीटर का ये काम है, यानी कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये ऐसा डिवाइस है जो कि डायरेक्ट करंट को, ठीक है, डायरेक्ट करंट की स्ट्रेंथ को नापने का काम करता है। एक और चीज़ देख लीजिए दोस्तों, देखिए स्ट्रोबोस्कोप दोस्तों एक तरह का, ये भी टैकोमीटर की तरह काम करता है, ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप क्या है, एक तरह का टैकोमीटर की तरह काम करता है, यानी कि क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई रोटेट कर रहा हो, जैसे कि आपको पता हो सपोज कि एक डिस्क है,
ठीक है, एक डिस्क है, एक डिस्क घूम रही हो तो उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, उसकी स्पीड को मेजर करने का काम स्ट्रोबोस्कोप की होती है, यानी कि एक तरह का टैकोमीटर की तरह काम करता है। जैसे कि आपको पता चलेगा रोटेशन स्पीड, यानी कि किसी डिस्क है, कोई डिस्क कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसका काम होता है दोस्तों टैकोमीटर का काम होता है। आपने कभी कभी दोस्तों ध्यान दिया होगा बाइक के अपने ओडोमीटर जो रहता है आपके आगे में, वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े अक्षर में लिखा होगा आरपीएम। तो आरपीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोटेशन पर मिनट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशन। अब ये किस चीज के रोटेशन के बारे में बता रहा होता है, तो ये समझिए आपके व्हील पर मिनट में कितना ज्यादा रोटेट करता है, ये आपको इस आरपीएम का मतलब यही होता है कि आपकी व्हील, देखिए ये भी एक तरह से डिस्क है, ये भी एक तरह का रोटेटिंग सब्सटेंस है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये किस प्रकार से रोटेट करता है, यानी कि रोटेशन पर मिनट, यानी कि आरपीएम जो आपके बाइक के उसमें दिखाई दिया जाता है दोस्तों, ये भी एक तरह का टैकोमीटर या फिर इसको आप स्ट्रोबोस्कोप कह सकते हैं। ठीक है, तो आरपीएम के बारे में मैंने आपको बताया, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए होंगे आप। अगला सवाल देखिए, के मैकमिलन ने किस चीज़ की आविष्कार किया था? के मैकमिलन ने आविष्कार किस चीज़ का किया था? तो इन्होंने दोस्तों बायसाइकिल की इन्वेंशन की थी। अच्छे से याद रखिएगा, बायसाइकिल। ओके, अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड। आपने थॉमस अल्वा एडिसन को दोस्तों जब आप नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सीधा क्या आता होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक बल्ब आता होगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक बल्ब भी आता होगा आपके दिमाग में, लेकिन इनकी अलग इन्वेंशन आप बताइए, इन चारों में से किस चीज़ की आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी? तो सबसे पहला अगर जो आपको नहीं पता है तो धीरे धीरे आप इसे छांटने का स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला बात दोस्तों यहाँ पे आती है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम फ्रेज ग्रीन। ठीक है, ये एक ऐसे साइंटिस्ट है दोस्तों जिन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया है और साथ ही साथ इन्होंने सिनेमेटोग्राफी, ये दो चीज़ का आविष्कार किया था विलियम फ्रेज ग्रीन ने। ठीक है, अगला बात आता है दोस्तों कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज ने। अगला बात बच गया दोस्तों आपके पास सिनेमा कैमरा। तो सिनेमा की जो कैमरा है, जो मूवीज़ बनाने में जो कैमरा यूज़ सबसे पहले की गई थी, यानी कि सिने कैमरा, इसकी इन्वेंशन दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेगा। इनकी एक और डिस्कवरी है, क्या हो गई, सिनेमा में जो कैमरा यूज़ होती है उनके आविष्कार में इन्होंने मदद किया था। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ की आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की आविष्कार किया था? तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सरे, डीजल इंजन, डायनामाइट, डायनामो, ये सारे चीज़ दिए गए हैं। चलिए हम लाइन बाय लाइन सबको देखते जाते हैं। सबसे पहला बात आता है दोस्तों एक्सरे। तो एक्सरे की इन्वेंशन की थी विलियम रॉन्टेन ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कौन थे। अगला आ गया दोस्तों आपका डीजल इंजन। तो ये बहुत ही आसान था दोस्तों, इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही रख दिया था, इनका नाम था रुडोल्फ डीजल। अगला आता है दोस्तों डायनामाइट। तो डायनामाइट की ही आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इस बात को आप याद करके रख लेंगे। और बात आती है दोस्तों डायनामो की, तो बहुत ही इजी सा सवाल है दोस्तों। डायनामो क्या है? एक तरह का एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है। तो एसी जनरेटर के आविष्कार दोस्तों फैराडे ने की थी, यानी कि माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये 100 क्वेश्चन जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ दोस्तों, ये एक तरह से आप इसे रामबाण समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि आपको सारे एग्जाम में, जैसे कि एनटीपीसी के एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 15 से लेकर के 20 सवाल अगर जो आपको पूछे जाएंगे जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, या फिर कम से कम 15 सवाल तो आप मान ही लीजिए। तो ये जितना भी मैं आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के करवाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसे आप ध्यान से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, डेविड ह्यूजेस ने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी? ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आता मशीन गन। तो मशीन गन की भी जान लीजिए कि मशीन गन की इन्वेंशन दोस्तों रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग ने की थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, किन्होंने की थी? गैटलिंग ने, रिचर्ड जॉन गैटलिंग ने। माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन की ही इन्वेंशन दोस्तों डेविड ह्यूजेस ने की थी। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है आपके पास माइक्रोस्कोप, बहुत ही आसान है दोस्तों। एंटन वॉन लीवेनहुक, आपको याद होगा, एवी लीवेनहुक। ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहुक ने माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की थी। अगला बात आता है दोस्तों मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल की आविष्कार दोस्तों की थी ईजे पेनिंगटन ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी इन्वेंटेड। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया था दोस्तों। तो मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने दोस्तों इन्होंने दो चीज़ की आविष्कार की थी दोस्तों। एक है आपका रेडियम और एक है आपका पोलोनियम।
ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन में आपका रेडियम दिया गया है, तो रेडियम हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानिएगा ये दोनों ने मिलकर के रेडियम और पोलोनियम दोनों की आविष्कार की थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड। तो अब आप बताइए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज़ की इन्वेंशन की थी दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इसे बताइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। टेलीस्कोप, टेलीविजन, टैंक, ये सारी चीज़ तो आप जानते होंगे दोस्तों, सारे बहुत ही आसान है। इसकी आंसर मैं आपको क्या बता, तो देखिए दूसरी सेट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी सेट की हमारे पहले सवाल है यहाँ पे, विच आर प्राइमरी कलर। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको प्राइमरी कलर्स बताने हैं। तो आपने कभी सुना होगा RGB के बारे में। RGB एक तरह का लाइट होता है दोस्तों, जो कि इसका अर्थ होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, RGB कहते हैं, तो वही रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या है? तो यहाँ पे सारे उसके डिफिनेशन दिए गए हैं, यहाँ से आपको करेक्ट डिफिनेशन चूज करनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आप यहाँ पे देखेंगे इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको विच लॉ स्टेट्स। आपको यहाँ पे एक लॉ डिफाइन किया गया है, आपको यहाँ से चूज करनी है ऑप्शन में से कि कौन सा लॉ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट बताता है, कौन से लॉ में हमें ऐसा बताया गया है? तो दोस्तों ये किरचॉफ्स लॉ में बताया गया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्या बताया गया है? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ए बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग के। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट करना है, किरचॉफ्स लॉ में ऐसा कहा गया था। आगे एक और बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि किरचॉफ्स लॉ है, इसी के बाद हमें ये पता चला था दोस्तों, यही सिग्निफाई करता है, यही लॉ हमें बताता है कि गुड ऑब्जर्वर जो रहते हैं वो गुड इमिटर भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने कहा इसी लॉ के बाद हमें पता चला था कि जो मटेरियल गुड ऑब्जर्वर होते हैं वही गुड इमिटर भी होते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होती है? यानी कि उससे आप आसानी से सुन सके बिना किसी दिक्कत के। तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों इतना तक जो साउंड होती है उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट, यानी कि वही 20 किलो हर्ट्ज है कि नहीं। तो ऑप्शन बी को आप करेंगे। ये रेंज जो रहता है दोस्तों, ये हमारे लिए क्या रहता है? ऑडिबल रहता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको दिए गए ऑप्शन में से पता करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को मिलाकर के कंपाउंड बनाई जाती है। किसकी होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये वेव जो रहते हैं दोस्तों, ये किसी के थ्रू पास कर सकता है, यानी कि ये वेव क्या कर सकता है दोस्तों? पास थ्रू एनीथिंग। ठीक है, ये किसी मीडियम से ये पास कर सकता है, किसी चीज़ से ये पास कर सकता है, इतना ज़्यादा ये पावरफुल होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आप लिख लीजिए इंफ्रारेड रे, ठीक है, एक्स रेज, क्लियर है, रेडियो वेव जो होते हैं हमारे, और माइक्रोवेव। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कैथोड रे के बारे में दोस्तों। तो कैथोड रे क्या होती है? तो दोस्तों कैथोड रे जो होती है, ये क्या होती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे बोलते हैं। इसमें क्या हमें देखने को मिलती है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों साउंड वेव। साउंड वेव क्या है दोस्तों? ये एक तरह का मैकेनिकल वेव है। क्या है ये? मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मैकेनिकल वेव है। और बात करें तो इसकी नेचर कैसी होती है? तो साउंड वेव की नेचर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कभी कभी आपको पूछ भी दिया जा सकता है कि साउंड वेव जो है ये कौन से नेचर का होता है। ठीक है, साउंड वेव की नेचर क्या है? तो आप बोलेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है, यानी कि इसको
लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। दो तरह का वेव होता है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और यही आपकी हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी रहेंगे ये सारे के सारे ट्रांसवर्स नेचर के रहेंगे, ट्रांसवर्स। ओके, क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछा गया है, हुक्स लॉ किसे कहते हैं। तो हुक्स लॉ दोस्तों सबसे पहले आप समझ जाइए कि क्या होता है। देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक हुक लगाया था और इसके थ्रू दोस्तों एक स्प्रिंग को लटकाया गया था। ठीक है, एक स्प्रिंग को लटकाया था और यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे एक प्लेट बनाया गया था जिसके ऊपर वेट रखा गया था। ठीक है, ये वेट क्या दोस्तों, mg के तौर पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे वेट रखा गया था। तो इन्होंने नोटिस किया कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेट रखे गए थे, बड़े बड़े छोटे छोटे। जब वेट को यहाँ पे डाला जाता था तो हमें यहाँ पे इसके स्प्रिंग स्ट्रेच होते हुए दिखाई दिया था, यानी कि स्प्रिंग थोड़ी नीचे आ जाती थी। यानी कि पहले अगर स्प्रिंग ये है तो अब स्प्रिंग थोड़ी बड़ी होकर के फैल जाती थी, इस तरह से वेट यहाँ पे आ जाती थी। जैसे इसको हम निकालते थे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती थी। तो इसके तौर पे दोस्तों इन्होंने नाम रखा कि जैसे भी इस जिसमें हम इसमें वेट डालते हैं तो इस पर जैसे हम स्ट्रेस डालते हैं दोस्तों तो इसमें जो खिंचाव आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, है कि नहीं। तो इन्होंने इसके थ्रू ये बताया था दोस्तों कि जो हमारी स्ट्रेस जो रहती है, यानी कि स्ट्रेस हम जितना डालेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। तो इसी के थ्रू हमें यह पता चलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस दोगे आपको स्ट्रेन उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसी के बाद दोस्तों इस फार्मूला को थोड़ा और ड्राइव करने के बाद स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन हो जाती है। ठीक है, और यही ई जो है दोस्तों इसी को नाम दिया गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो कांस्टेंट हुई इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो हमें इसके थ्रू ये जानना है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ मटेरियल सो इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड अबव विच द मटेरियल लूज। यानी कि आपको यहाँ पे इस सवाल में पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन यहाँ से आपको चूज करनी है। एक ऐसा टर्म है दोस्तों जिसमें मैक्सिमम फोर्स दिया जाता है किसी मटेरियल पे जिससे वो इलास्टिक प्रॉपर्टी अपनी शो कर पाती है, लेकिन उससे ज़्यादा देते ही ये मटेरियल उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को नहीं कर पाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी मटेरियल पे, ठीक है, किसी मटेरियल पे मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, किसी मटेरियल पे मैक्सिमम स्ट्रेस एक लिमिट देखिए, किसी चीज़ की भी एक लिमिट होती है। तो उस लिमिट तक अगर जो मैक्सिमम लिमिट तक हम स्ट्रेस दे किसी मटेरियल पे और उस स्ट्रेस देने के बाद दोस्तों वो मटेरियल वापस अपना पोजीशन को क्या कर ले, गेन कर ले। ठीक है, कहने का मतलब समझिए कि किसी मटेरियल पे हम मैक्सिमम स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, एक किसी चीज़ की एक लिमिट होती है ना, तो उस लिमिट तक दोस्तों हम इसे स्ट्रेस देते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस देंगे। ठीक है, फिर उस लिमिट को जब हम हटा देंगे, उस स्ट्रेस को हम हटा देंगे तो वापस वो अपना पोजीशन को गेन कर ले। तो इस तरह की चीज़ को, इस तरह के टर्म को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि किसी मटेरियल को एक लिमिट तक स्ट्रेस किया जाए जिससे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। अगर जब हम उस स्ट्रेस को हटाते हैं तो इसी को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। द फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज। डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड और गैसेज में जो रिलेटिव मोशन अपोजेज होती है, जो फोर्स अपोज करती है उस फोर्स का नाम क्या है। तो दोस्तों इसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, डेफिनेशन है ये, द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। अच्छे से याद रखिएगा इस लाइन को। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड। देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अगर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी किसी मॉलिक्यूल, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस है उनके बीच में अगर जो अट्रैक्शन होगा दोस्तों तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच के अट्रैक्शन को हम एडहेशन कहते हैं, एडहेशन। ठीक है, और यही आपको पूछा जाए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट के जगह अगर जो दोस्तों डिफरेंट के जगह अगर जो यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो इस केस में दोस्तों हम कोहेशन याद करेंगे। ठीक है, कोहेशन। तो इस दो डिफिनेशन को अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेशन। तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट करेंगे।
अगला सवाल देखिए, सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ। तो 10वां नंबर पे लिखा गया है सडन फॉल इन बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर में अगर जो सडन फॉल हमें दिखाई देगी तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन कर रही होगी, तो देखिए ये स्टॉर्म को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। जब स्टॉर्म आती है तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है हमारी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगी वो अलार्मिंगली क्या होने लगती है दोस्तों, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, अलार्मिंगली डिक्रीज होने लग जाती है, यानी कि लगातार सडन वहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिलती है। क्लियर है। किसमें दोस्तों, एटमॉस्फेरिक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सडन डिक्रीज हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों क्या है, स्टॉर्म की। तो बैरोमीटर दोस्तों एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने में मदद करता है ये। ठीक है, बैरोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। तो स्टॉर्म को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, अ कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट। कंपास की नीडल हम किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि कंपास नीडल की यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से आपको निकालना है कि किसका उपयोग नहीं होता है कंपास नीडल में। तो देखिए कंपास नीडल जो होती है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल तो हमें बता ही देगी, फिर से पोलरिटी ऑफ मैग्नेट भी बता देगी, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो देखिए यही होगा, यहाँ पे गलत है दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को ये नहीं कंपास नीडल डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही आंसर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी उपयोग होता है किसका दोस्तों, कंपास नीडल का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ सही है दोस्तों, लेकिन स्ट्रेंथ, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को नहीं पता लगा सकते हैं आप कंपास नीडल से, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। कोई भी वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस मतलब जानते हैं अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है तो वहाँ पे क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कैरी, यानी कि कंडक्टेंस में क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही हो, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन पे अगर जो रुकावट होगा तो उस रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब जानते हैं रुकावट को कहा जाता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ दिया गया ऑप्शन में से फॉल्स है रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए इट डिपेंड ऑन मटेरियल वायर, तो जी हाँ ये इसके ऊपर डिपेंड है, तो इसको हम सही मान लेते हैं। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आती है दोस्तों, जो रिलेशन होती है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया, ये होती है फार्मूला दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारी रेजिस्टेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ अपॉन एरिया की। ठीक है, तो ये जब प्रोपोर्शनल हटती है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं दोस्तों, जिसको हम रो कहते हैं। ये रो जो है दोस्तों, रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। एल जो रहेगी दोस्तों, ये लेंथ ऑफ वायर होगी, लेंथ ऑफ वायर, और ए जो होती है हमारी, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो वायर होती है उसकी सर्कुलर, जिसकी आपको पता है वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बतलाता है। एल होगी दोस्तों जो वायर की लेंथ होगी, और ये रो जो हमने यहाँ पे लिखा ये रेजिस्टिविटी को बतलाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है दोस्तों वो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो देखिए ऑप्शन बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर इज अपॉन ए, यानी कि ये क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, है कि नहीं। रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहीं पे दोस्तों ये वाला इक्वेशन हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है, और यही यहाँ पे करेक्ट होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को ही चुनना है। अगला देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के बीच की रिलेशन होती है। रेजिस्टेंस जो होती है लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ऑप्शन सी में दिया गया था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या ये डायरेक्टली है, जी नहीं, ये इन्वर्सली है। आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपके सवाल में पूछा गया है कौन से दिए गए सब्सटेंस में से रेजिस्टेंस घट जाती है जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस किसकी घट जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस घट जाएगी, यानी कि क्या होगी दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि रुकावट हट जाएगा। तो सिंपल सी बात है,
फ्लो कर पाएगा। और ऐसा किस में हो सकता है दोस्तों? ऐसा सिंपल सी बात है, ऐसा यानी कि अगर जो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कंडक्टेंस कहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जैसे हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर क्या है दोस्तों? सेमी कंडक्टर एक जिसके एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कार्बन और सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन को हम लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों सेमी कंडक्टर जितने सारे मटेरियल होते हैं, इसको जैसे ही आप हीट करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको क्या देखने को मिलती है? इसमें आपको थर्मल प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। थर्मल प्रॉपर्टी यानी कि जब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से पास करोगे, ठीक है, तो ये ग्लो हो जाएगी, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों हीट प्रोड्यूस करने लगती है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये कंडक्शन को इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन को क्या कर देगा दोस्तों? इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे हम इसे हीट करेंगे यानी कि जब टेम्परेचर, हीट का मतलब क्या है? टेम्परेचर को बढ़ाना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल प्रॉपर्टी हमें इसमें देखने को मिल जाती है और सारे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होगी वो सारे के सारे क्या करने लगेंगे? कंडक्शन को बढ़ावा देने लग जाएंगे। जब कंडक्शन को बढ़ावा देने लग जाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ से रेजिस्टेंस हट जाएगी यानी कि रेजिस्टेंस घट जाएगी। तो सेमी कंडक्टर में ऐसा केस हमें देखने को मिलता है। सेमी कंडक्टर यहाँ पे दिए गए में से कौन सा है दोस्तों? प्योर सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। एक और चीज़ जान जाइए, सिलिकॉन की जगह जो कार्बन दिया रहेगा तो आप कार्बन को टिक करेंगे। और कुछ होते हैं दोस्तों जैसे कि कार्बन हो गए, सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? सेमी कंडक्टर है। क्लियर है? अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सवाल पूछा है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं? यानी कि ये रेशियो किसी एक डिफिनीशन को डिफाइन कर रहा है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है दोस्तों, ये वन ऑफ द मेजर, ठीक है, वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक के लिए, ठीक है। कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अगर जो हमें पता लगाना है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। क्लियर है? अब देखिए एक और चीज़ आप समझिए, इसी के साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे ये जानते हैं कि ये जो होती है आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये दोस्तों इंडिकेट करती है कि कौन सा मटेरियल को जब अगर जो हम मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। जिसका आपको पता है मैग्नेट की दो तरह की फेज होती है, एक वो अट्रैक्ट करता है और एक रिपेल करता है, ठीक है। तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो जैसे हम मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वहाँ पे हमें दोस्तों पता चलता है, एक होती है रिपेल, ठीक है, या तो वो रिपेल कर जाएगा या तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, यही हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी द्वारा देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ए बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ द पीस। आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको एक मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। आपको कहा जा रहा है मान लीजिए कि इसको बीच से ब्रेक कर दिया जाए, यानी कि इसको कट करके दो पीस में बांट दिया जाएगा, तो इसके पोल स्ट्रेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो डबल हो जाएगी उसकी पोल स्ट्रेंथ, क्या उसकी हाफ हो जाएगी, या वो आधा हो जाएगी, या तो रिमेन सेम? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, रिमेन सेम। आपके पास एक मैग्नेट है, ठीक है, उसको आप कहीं से भी तोड़ देते हैं तो क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना भूल जाता है? क्या वो अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा हो तो वो प्रॉपर्टी को भुला देता है? अगर उसका टुकड़ा भी, मान लीजिए कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, बचपन में आपने क्या होगा, एक स्पीकर होती है, ठीक है, जिससे हम साउंड सुनते हैं, उसके पीछे वाले पोर्शन जो होती है दोस्तों, इसमें एक मैग्नेट लगा रहता है। आपको याद होगा ब्लैक कलर की एक होती है गोल सी मैग्नेट, जिसको हम बचपन में एक और इसके सामने मैग्नेट रख के अपोजिट करके उसको हम दूर से ठेल करके खेला करते थे टेबल पे रख करके, ठीक है। जिसकी ये मैग्नेट हो गई और यहाँ पे एक और मैग्नेट हो गई। तो एक मैग्नेट को हम उल्टा कर देते थे और इसको रिपेल करते थे, रिपेल इसी को कहा जाता है, इसको रिपेल करते हैं। लेकिन जैसे इसको हम पलट देते थे ये आपस में अटैच्ड हो जाता था, है कि नहीं? तो यही चीज़ है दोस्तों कि अगर जो आप इसको तोड़ भी देंगे, दो टुकड़ा में कर भी देंगे, तो भी ये अपना प्रॉपर्टी तो नहीं भूलेगा, ये तो अट्रैक्ट करता ही था या फिर रिपेल करेगा ही। यही बात है यहाँ पे, अगर जो आप बार मैग्नेट को दो टुकड़ा में कर देंगे तो उसके पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? तो रिमेन सेम। अगला सवाल देखिए, अ क्लोज सरफेस हैज एन इलेक्ट्रिक डायपोल लोकेटेड इनसाइड इट। एक
क्लोज सरफेस है, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी एन इलेक्ट्रिक डायपोल लोकेटेड इनसाइड इट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द सरफेस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए, जो भी हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, एक बार मैग्नेट आपको देखिए, एक बार मैग्नेट है, सपोज एक डायपोल मोमेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों दो एंड हमें देखने को मिलती है, एक एंड जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हो, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस नेगेटिव एंड की तरफ अगर जो आ रही हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर जो नेगेटिव एंड की तरफ आ रही होगी अगर जो इस डायपोल की, तो उसके एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसको छोड़ रही हो वो इसको देखिए, जो आ रही होगी नेगेटिव लाइन पे, ठीक है, नेगेटिव पार्ट में हो गया, जो पॉजिटिव पार्ट से जो यहाँ से निकल रही होती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को दोस्तों क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होती है, चार्ज हमारे पास क्या आ जाती है दोस्तों, चार्ज यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं देखने को मिलता है, यानी कि जीरो हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ, देखिए थोड़ा सा टफ हो गया है, लेकिन उतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बता दूँ, ताकि मान लीजिए टफ सवाल भी तो पूछा जा सकता है ना आपको। तो देखिए, मान लीजिए जिसकी गॉस GAUSS, ठीक है, गॉस लॉ जो है हमारा दोस्तों, उससे हमें ये पता चलता है कि नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस दोस्तों होता है नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नोट। तो हमने यहाँ पे देखा नेट चार्ज क्या हो गई दोस्तों क्लोज सरफेस की, हमने जीरो देखा, तो जीरो बाय एप्सिलॉन नोट यानी कि जीरो, तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों इंड्यूस चार्ज के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस चार्ज की फॉर्मूला जो दोस्तों होती है वो बराबर होती है क्या, किसके दोस्तों, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई बाय आर, ठीक है। ये डिराइव करने के बाद पता चलता है दोस्तों, ठीक है, इंड्यूस चार्ज की ये फार्मूला होती है, क्योंकि यहाँ पे जो dt बाई dt इक्वेशन जो हम लिखते हैं आपस में कट जाती है, यानी कि टाइम से टाइम कट जाती है, तो यहाँ पे टाइम का कोई खेल नहीं रहता है, क्लियर है। तो ये होती है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस चार्ज होती है, कभी कभी हम इसको इंड्यूस EMF भी कहते हैं, ये बराबर होती है दोस्तों एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि डेल्टा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा जो हम देते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि चेंज, ये चेंज कर रही हो, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया हमारा करेक्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल नीचे में आप देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो टाइम जो होती है ना, टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स की जो टाइम होती है उससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इंड्यूस चार्ज को, ठीक है, टाइम से कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए थोड़ी टफ सवाल है, कोई बात नहीं, आपको नहीं सीखना है तो एक दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो नहीं, बस यही सवाल थी और इससे पहले वाली सवाल थी जो थोड़ी सी टफ लेवल की सवाल मैंने ली, बाकी सारे आपको आसान आसान आप मिलेंगे। अगला सवाल देखिए, लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए जो लेंज लॉ जो बनी है दोस्तों वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय। मैग्नेटिक फील्ड हम किस प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या मूविंग चार्ज से सिर्फ हम प्रोड्यूस करा सकते हैं या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मूविंग चार्ज ओनली, ये भी सही है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, तो दोनों। तो यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड बी को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूविंग चार्ज से और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से। अगला सवाल देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम डिनोट करते हैं आर से दोस्तों, उसकी ऐसा यूनिट आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसकी ऐसा यूनिट दोस्तों होती है, उसको हम ओम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा V=IR, ठीक है, जिसमें ये क्या है दोस्तों, ये इसी को हम क्या कहते हैं, ओम लो, है कि नहीं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR होती है, R=V/I, है कि नहीं। तो ये फार्मूला हमारे पास आती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम ओम कहते हैं। तो आइए दोस्तों अब सेट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा पहला सवाल है, व्हेन अ रनिंग बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो बस अचानक से रुकती है, जो पैसेंजर उसमें बैठे हुए रहते हैं वो आगे की तरफ क्यों झुक जाती है जब अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत ही आसान से सवाल है, थोड़ा सा समझिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए
जब बस चलती है तो हमारा पूरा शरीर मोशन में रहती है, ठीक है। जब बस चलती है तो हमारा पूरा शरीर बस के मोशन में रहती है। जब बस अचानक से रुक जाती है तो हमारे शरीर का जो निचला हिस्सा बस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा जो बस के साथ कनेक्टेड है वो भी रेस्ट में आ जाती है। जब बस रुकती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा जो कनेक्टेड है यानी कि पैर, वो क्या रहती है, वो भी आ जाती है रेस्ट के पोजीशन में। लेकिन हमारा शरीर का ऊपरी हिस्सा जो रहती है, यानी कि हमारे शरीर का जो ऊपर पोर्शन जो रहती है वो मोशन में ही रहती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन वहाँ पे होती है। क्लियर है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा हो तो वो चाहती है कि मैं और कुछ देर मोशन करूं। समझ गए? उसे रेस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप फ़ैन को ले लीजिए। जो आप फ़ैन चलाते हो, फ़ैन को जब आप स्विच ऑन करते हो तो ये चलने लगती है। फिर जब लाइट कटती है, देखिए पावर सप्लाई जैसे ही बंद हो गया, यानी कि अब उसको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिल रही है, तो उसे तो उसी टाइम बंद हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है। उसी को हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं कि कोई चीज़ अगर जो मोशन में आ जाती है तो वो कुछ देर तक उस मोशन को फॉलो करना चाहती है, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि बस से हमारा जो निचला हिस्सा रहता है वो बस के साथ तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन हमारा जो ऊपरी पोर्शन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बस की मोशन को फॉलो करने की कोशिश करता है। उसी के कारण हमारा बॉडी जो रहता है वो आगे की तरफ झुक जाती है। इनर्शिया ऑफ मोशन को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करती है, इसलिए हमारी बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बॉय सिटिंग ऑन ए ट्रेन विच इज मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप इनटू देयर द बॉल विल। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक बॉय है, वो ट्रेन में जा रहा है, ठीक है, वो ट्रेन में जा रहा है, किसी बॉल को वो ऊपर फेंकता है और ट्रेन मोशन में है। किसमें है? कांस्टेंट वेलोसिटी में ट्रेन चल रही होती है। तो ये गेंद उसके हाथ में गिरेगा, उसके पीछे गिरेगा या फिर उसके आगे गिरेगा, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंपल जैसा हमने पिछले सवाल में देखा उसी तरह से इसे समझने की कोशिश करिए। जो यहाँ पे लड़का है ये ट्रेन के मोशन के साथ चल रहा है, तो हमने आपको क्या बताया कि इंसान की बॉडी की मोशन हमेशा गाड़ी को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। यानी कि दोनों की मोशन बराबर रहता है, बॉल की भी मोशन बराबर रहेगी, इसकी भी मोशन बराबर रहेगी और ट्रेन की भी मोशन बराबर रहेगी, ठीक है। इसी कारण ये जो गेंद जो रहेगा वो उसके हाथ में आएगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए। अब इस चीज़ को दोस्तों अगर जो आपको और अच्छे से समझना है, अगर जो आपको यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है तो देखिए मैंने इससे डेडिकेटेड वीडियो एक बना के रखी है, 10 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, 10 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन फिजिक्स। तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे फिजिक्स की एक से एक सवाल वहाँ पे सॉल्व करवाई गई है। जो भी कंसेप्चुअल होती है, जो भी थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होती है वो सारे करवा के रखा गया है, तो उसे आप चेक कर लीजिए। मैं आपको बार बार कितना एक्सप्लेन करूँगा एक ही चीज़, बहुत ही आसान सा चीज़ है। अगला सवाल देखिए, अ पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। देखिए जब इंसान किसी स्टोन को किक करता है, ठीक, जब इंसान किसी स्टोन को किक करता है तो उसको यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, उसको दर्द होती है। दर्द क्यों होती है? दर्द क्यों होती है? तो सिंपल सा बात है दोस्तों, यहाँ पे रिएक्शन होता है। हमने क्या पढ़ा है? न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने क्या पढ़ा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं? तो न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? न्यूटन के थर्ड लॉ से हमने ये पढ़ लिया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा एक्शन दिखाएंगे आपको वैसा रिएक्शन मिलेगा। आपने मारा पत्थर को तो पत्थर से भी आपको उतना चोट मिलेगी, तो इसको हम रिएक्शन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, फॉर ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई बॉडी अगर जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही हो तो उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसी होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसी होगी, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात, अगर जो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ग्राफ हमेशा दोस्तों डिस्प्लेसमेंट पे कभी नहीं बनेगी। तो ये दोनों ऑप्शन को तो आप काट ही दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो जब भी ये जो ग्राफ बनेगी दोस्तों वो वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में ही बनेगी, ठीक है। जब एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में ही ग्राफ बनेगी। अगर जो यही दोस्तों हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की अगर जो हम बात करते हैं तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तब दोस्तों वेलोसिटी की अगर जो ग्राफ होगी तो ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली ग्राफ बनेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ये दोनों इससे रिलेटेड होती है, एक्सेलरेशन से रिलेटेड होती है, क्लियर है।
चलिए दोस्तों, अब आपको इस सवाल में पूछा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ग्राफ कैसी होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो हम देंगे वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जैसे कि आपको पता है, हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो वो क्या है, एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो बाइक नहीं ना चलाते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो 0 से, फिर स्पीड बढ़ाते हो, ठीक है, फिर 60 सेकंड बाद आप पहुंचते हो 40 से 60 के स्पीड पे, ठीक है, फिर थोड़ा और बढ़ाते हो तो 80 के स्पीड पे जाते हो, फिर 90 की स्पीड पे जाते हो। तो यानी कि आप यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, किसी पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन 40 है तो किसी पे 60 है, किसी पे 80 है, किसी पे 90 है। यानी कि आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा, फिर से कम टाइम में आप ज़्यादा वेलोसिटी यानी कि ज़्यादा स्पीड से बढ़ोगे। तो यही दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो रहेगी, कुछ इस प्रकार से आपकी ग्राफ बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई दो पॉइंट अगर जो एक लाइन में आता हो तो हम उसको लीनियर कहते हैं। लेकिन नॉन लीनियर का मतलब क्या है, अगर जो ये पॉइंट है कुछ इस प्रकार से बन रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अ पैराशूट descend slowly whereas a stone drop from the same height fall rapidly, ठीक है। पैराशूट दोस्तों जो रहती है वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे आती है, लेकिन हम स्टोन ऊपर से गिराते हैं तो वो बहुत जल्दी चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आपको सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, स्टोन इज हैवियर देन पैराशूट, ये आपको कहा जा रहा है स्पेशल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन द पैराशूट। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं, आपको गलत कह रहा है, समझ गए। अगला देखिए, अ पैराशूट हैज ए लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है। आप अब देखिए, स्टोन जो रहेगी, ठीक है, और पैराशूट जो रहती है, ये पबजी वाला पैराशूट है आपकी, ठीक है, ये पबजी वाला जो पैराशूट है वो है, ठीक है। तो देखिए, एक स्टोन को हम फेंकते हैं तो देखिए इस पे जो एयर की रेजिस्टेंस यानी कि एयर का रुकावट, अब देखिए एयर की रुकावट जो रहेगी वो इतने पार्ट में ही रहेगी, और इसकी एयर की रुकावट देखिए दोस्तों इतनी बड़े दूर में है, और ये चिकना सरफेस है तो एयर यहाँ से टकरा करके ऐसे चली जाएगी। लेकिन ये जो सरफेस है दोस्तों, एयर जो रहेगी वो उसको यहाँ से ऐसे करके जाना पड़ेगा, ठीक है, एयर को ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, सरफेस बड़ा होने के, लार्जर सरफेस एरिया के कारण पैराशूट धीरे धीरे नीचे आती है। यही हम बात करें स्टोन की, तो स्टोन की सरफेस एरिया कितनी छोटी है दोस्तों, तो वो तो जल्दी नीचे आ ही जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अ सेविंग मिरर इज, सेविंग मिरर किस प्रकार की उसमें लगाया जाता है, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, पैराबोलिक, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो देखिए, सेविंग मिरर दोस्तों हमेशा हमें कनकेव मिरर का मिला हुआ रहता है। कनकेव मिरर आखिर क्यों लगा हुआ रहता है दोस्तों, कनकेव मिरर इसलिए लगा हुआ रहता है क्योंकि ये मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज देती है। ये क्या देती है, मैग्नीफाइड उल्टा इमेज देती है कि नहीं। आप यहाँ से राइट हैंड उठाओगे तो वो लगेगा कि आपको वहाँ से लेफ्ट हैंड उठाया जा रहा है। कनकेव मिरर का उपयोग होता है, ठीक है, सेविंग मिरर में कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। यही हम बात करें दोस्तों कि कन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ किया जाता है, तो कन्वेक्स मिरर दोस्तों यूज़ किया जाता है वाइड एंगल व्यू में। जैसे कि आप अगर जो बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, जो आप पिछला हिस्सा देखने के लिए जो मिरर का उपयोग करते हो वो दोस्तों बना हुआ रहता है कन्वेक्स मिरर का, अच्छे से याद रखिएगा। यानी कि रियर व्यू के लिए, ठीक है, रियर व्यू किस चीज़ के लिए दोस्तों, कार चला लो आप, बाइक चला लो, कोई भी व्हीकल हो, बस हो, कुछ भी हो, उसके रियर व्यू को देखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अब बात आता है कि कन्वेक्स मिरर का ही क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों। कन्वेक्स मिरर का इसलिए यूज हम करते हैं क्योंकि जो इमेज जो रहती है ना दोस्तों, इमेज ये छोटा बनाती है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो रहेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट की इमेज को कन्वेक्स मिरर क्या कर देता है, छोटा बना देता है। यानी कि एरेक्ट, ठीक है, एरेक्ट एंड देयर साइज आर मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी जो साइज रहेगी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जो रहेगी उसकी साइज जो रहेगी वो स्मॉल रहेगी। स्मॉल हमें दिखेगी किसमें दोस्तों, कन्वेक्स मिरर में। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पिछला हिस्सा से आपको पीछे का सारा एरिया कवर करना है। जब सारा एरिया आपको कवर करना है तो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे पार्ट में आपको दिखाएगा मिरर, तभी ना आप सारे एरिया को कवर कर पाओगे।
है कि नहीं। आपको सारा एरिया कवर करना है, सारा एरिया आपको पीछे का सारा एरिया आपको एक छोटे से मिरर में कवर करना है दोस्तों, पीछे का सारा एरिया। तो सिंपल सी बात है, सारे के छोटे छोटे इमेज बनेंगे यहाँ पे, तो ही तो सारा एरिया आ पाएगा। तो यही बात है दोस्तों, स्मॉल इरेक्ट एंड देयर साइज आर मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आप पढ़िएगा, मिरर पे भी लिखा रहता है दोस्तों, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर मच क्लोजर देन अपियर, ऐसे करके कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, वो सब पढ़ के देखिएगा आप, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है दोस्तों, कन्वेक्स मिरर लगता है, सॉरी हाँ, बाइक कार में कन्वेक्स लगता है और सेविंग मिरर में कनकेव मिरर लगता है। सवाल देखिए, द स्पून ड्रॉप बाय एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट व्हील। एक चम्मच है दोस्तों, उसे एस्ट्रोनॉट ने, सैटेलाइट पे है वो, ठीक है, उसने उसे गिरा दिया, तो वो स्पून का क्या होगा, क्या वो फ्लोर पे गिर जाएगी, या फिर जहाँ है वैसे ही रह जाएगी, या टू कंटिन्यू टू फ्लो द मोशन ऑफ सैटेलाइट, या फिर मूव टेंजेंटली अवे, टेंजेंटली बाहर की तरफ चली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ना तो वो फॉल पे गिरेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। रिमेन्स स्टेशनरी, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वहाँ पे रुकेगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो भी सैटेलाइट की जो मोशन होती है, उस मोशन के थ्रू सैटेलाइट घूमते रहती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, जो मोशन ऑफ सैटेलाइट रहेगी उसी को ये फॉलो करेगी। जैसे कि आपको पता होगा, एस्ट्रोनॉट वगैरह लोग जो ऊपर हवा में जो तैर रहे होते हैं, वो एक तरह का मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट की मोशन होती है, उसी के मोशन के साथ वो भी मूव कर रहे होते हैं, वो स्टेशनरी एक ही जगह में नहीं रुके रहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस इन ए स्पेस क्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू। देखिए, स्पेस क्राफ्ट में अगर जो आप जा रहे होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में, तो आपको वेटलेसनेस क्यों लगता है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है। एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी आउटसाइड, एक्सेलरेशन इन द ऑर्बिट विच इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आउटसाइड, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड। देखिए सिंपल आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है कि एक्सेलरेशन जो रहती है उस ऑर्बिट की, वो इक्वल रहती है दोस्तों किसके, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी आउटसाइड, ठीक है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखिए, इट इज easier to carry 2 bucket of water in one hand each than to carry only one in one hand because। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। अब आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए दोस्तों। मान लीजिए कि आपने कभी बचपन में बाल्टी में पानी ढोया होगा, ठीक है, आपने बकेट में पानी ढोया होगा, एक हाथ से आप इस बकेट को धो करके ले जाइए, आपको कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। और आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपके हाथ में यहाँ पे एक और बाल्टी है, ठीक है, और इस हाथ में भी एक और बाल्टी है। तो अब बताइए दोस्तों कि आपको किस में आसान रहेगा और किस में आपको भारी लगेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको इसमें भारी लगेगा। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी की वेट को भी खींचते जाता है, और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगी दोस्तों, यह आपके इस वाले पैर और इसके बीच में यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो आप समझते होंगे, ये बेसिक सी चीज़ें, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर एक बाल्टी आप यूज करेंगे तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके बॉडी से अवे की तरफ जाती है, यानी कि बॉडी से दूर चली जाती है। यही अगर जो आप 2 बाल्टी लेंगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आधा वेट इस साइड है, आधा वेट इस साइड है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द अर्थ सरफेस ये आपकी पैर हो गई, ठीक है। तो जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी दोस्तों, वो आपकी फिट पे रहेगी, यानी कि आपके पैर पे रहेगी। तो यहाँ पे आपको सामान उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 सरफेस मिल रही है, सरफेस के साथ कांटेक्ट, और यहाँ पे दोनों पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको एकदम मस्त मिल रही है। लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके फिट से दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपको ये उठाने में ज़्यादा मेहनत लगता है, आप झुक जाते हैं इसको उठाने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। तो ये 2 उठा सकते हैं आप, एक नहीं उठा पाते। तो यानी कि कहने का मतलब है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर, यानी कि वेट यहाँ पे बराबर है, वेट यहाँ पे बराबर है, दोनों तो यहाँ पे लगेगी ना, फीट पे, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉल विद इन द फीट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए 100 क्वेश्चन बना रहे हो। कम से कम दोस्तों आपने 10 से 15 लोगों को जरूर इससे शेयर करिएगा। अगला सवाल देखिए, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल। न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों किसी एक को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, किसको यूज़ करते हैं? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के आइसोटॉप्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं दोस्तों, कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगला सवाल देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, आपको इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है दोस्तों, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। और यही एम्पियर को अगर जो हम रीड करना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है दोस्तों, तो इस सिचुएशन पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। उस डिवाइस को दोस्तों हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं, ठीक है।
ये क्या नापता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट नापता है। क्लियर है, तो एम्पियर हो गया ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। आइए दोस्तों एक और सवाल देख लीजिए, विच फेनोमेना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसके थ्रू हमें पता चला था दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों बताया जाता है कि जब किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है, ये मेटल की सरफेस है, मैं आपको लिख देता हूँ, मेटल या फिर कैथोड, कैथोड सरफेस, मेटल या तो कैथोड सरफेस में जब लाइट रे टकराती है दोस्तों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इमिट हो जाती है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आती है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाने में ये मदद कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होती है। इसी प्रोसेस को दोस्तों हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट हमने कब देखा दोस्तों, किसके थ्रू देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू देखा। इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा, यानी कि जब किसी मेटल के सीट पर या फिर कैथोड के सरफेस से बीम ऑफ लाइट टकराती है तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। इसी फेनोमेनन को दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने बचपन में मोटर कभी घुमाई है क्या, मोटर घुमाई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमने भी मोटर घुमाई है। यहाँ पे दो पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया था दोस्तों, बचपन में पंखे लगाया करते थे, है कि नहीं, विंड मिल वगैरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्कूल में भी बनाए होंगे आप ज़रूर। तो ये जो है, ये मोटर जो रहती है किस तरह से काम करता है दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा। हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कि इसको हम क्या अप्लाई करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं कि नहीं। इसमें जब हम पावर सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कनेक्ट करें या फिर किसी चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो ही तो ये पंखा चलता है ना। तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक की मोटर होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए ये मोटर क्या कर दिया दोस्तों, एक तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टी दिखा रहा है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक मोटर जो रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर यूज होता है, ये आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ दोस्तों इस प्रकार का होता है, ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों प्लेट लगी हुई होती है। ठीक है, इसमें इस तरह से कोटिंग किया जाता है दोस्तों कि अगर जो किसी रे ऑफ लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो ये रे ऑफ लाइट दोस्तों इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइट लगातार रिफ्लेक्शन करते रहता है, ये लाइट लगातार रिफ्लेक्शन करते रहता है और ये बाहर चली जाती है। तो इस सिस्टम से दोस्तों, यानी कि बिल्कुल जब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बिल्कुल भी रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे उस लाइट की रे तो बिल्कुल भी बर्बाद होगी नहीं। सिंपल सी बात है, ये नहीं कि यहाँ से आपने ज़्यादा रोशनी दिया, यहाँ से आपको कम रोशनी मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता है यहाँ पे क्या होता है, एक ही चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन दोस्तों हमेशा होते रहता है। और इसी सिस्टम को हम दोस्तों एक नाम दिए हैं TIR, उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारे के सारे इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के जहाँ इसे भेजना है वहाँ तक ये पहुँच जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया हु इन्वेंटेड थर्मस फ्लास्क। जो थर्मोस होती है दोस्तों, थर्मस फ्लास्क जो होती है आपने घर में देखा होगा, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, तो इनकी इन्वेंशन किया था जेम्स टेवार ने। अगला सवाल देखिए, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द। अब फ्रिक्शन मतलब आप जानते हैं घर्षण, इसको घर्षण कहते हैं। तो घर्षण किसके कारण होता है दोस्तों, ये आपको इस सवाल पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय डैश ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि इरेगुलरिटीज। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, ऑप्शन ए को आप करेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है फ्रिक्शन कब होगा, ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है और ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे दोस्तों लगा दिया है छोटा छोटा पत्थर। ठीक है, अब आप हमें बताइए, गाड़ी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, एक कोई कार है यहाँ से जा रही है, ठीक है, एक कार यहाँ से जा रही है, इसमें ये जाएगी दोस्तों, तो इसकी जो व्हील जो होगी इसमें स्कीड करेगी। ठीक है, इसमें स्कीड करेगी। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन होने में थोड़ा सा दिक्कत है। फ्रिक्शन मतलब क्या है, दो सरफेस को आपस में घर्षण पैदा होने को हम
फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे जब कार जाएगी दोस्तों तो इसके व्हील के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रिक्शन बनेगा। ठीक है, व्हील के साथ यहाँ पे फ्रिक्शन बनेगा और ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है इरेगुलरिटीज। अगला सवाल देखिए, द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। तो देखिए फ्री फॉलिंग बॉडी जो होते हैं, तो दोस्तों देखिए फ्री फॉलिंग बॉडी किसका एग्जांपल है, आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कोई भी बॉडी होगी वो फ्रीली अगर जो फॉल हो रही है, यानी कि फ्रीली अगर जो वो गिर रही है दोस्तों, तो अगर जो इस बॉडी की आप एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की अगर जो आप इस पार्टिकल की अगर जो फ्रीली फॉल हो रहा है दोस्तों, फ्रीली फॉल हो रहा है, इसको किसी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, किसी प्रकार का इसका दिक्कत नहीं है, फ्रीली फॉल हो रही है, अगर जो इस पार्टिकल की दोस्तों, यानी कि ये मान लीजिए ये है 60 किलोमीटर दूरी। ठीक है, और ये है दोस्तों 30 किलोमीटर दूरी और ये है 0, यानी कि 60 किलोमीटर ऊपर से गिर रही है, फिर 30 किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, 30 किलोमीटर है, यानी कि कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर जो आप इसकी एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे देखेंगे तो भी वही रहेगी, और इस पॉइंट पे देखेंगे वही रहेगी, इस पॉइंट पे देखेंगे वही रहेगी, जब तक ये गिरे ना। इसके ऊपर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो तीनों पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट है, सारे में इसकी जो एक्सेलरेशन रहेगी वो क्या रहेगी दोस्तों, यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि बराबर रहेंगे, थोड़े भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों किस में होता है, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी में। यानी कि कहने का मतलब है इसका ग्राफ जो बनेगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सारे हर एक पार्ट में आपको वेलोसिटी की वैल्यू एक ही मिलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स। अब देखिए कोई भी सॉलिड अगर जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता है सॉलिड को लिक्विड में बदलना को हम मेल्टिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों आप आइस क्यूब ले लीजिए। ठीक है, आइस क्यूब, तो अंडर रूम टेम्परेचर दोस्तों वो टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर इसे हम दे दें जिससे ये सॉलिड दोस्तों क्या बन जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अगला सवाल देखिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ। देखिए किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर जो वो रेस्ट में है तो यानी कि हम उसको क्या कहेंगे? स्टेट ऑफ क्या स्पीड? इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग, इनवर्स, जीरो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों अगर जो रेस्ट में है तो उसमें कितनी वेलोसिटी आएगी आप खुद ही समझ जाइए, उसकी स्पीड क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर स्पीड कहाँ से होगी, जब वो रेस्ट में है तो उसमें बिल्कुल स्पीड ही नहीं है, यानी कि कहने का मतलब कि जीरो। तो इसकी आंसर तो आप लोग ही कर दिए, मुझे करने का जरूरत ही नहीं था। अगला सवाल देखिए, द लॉ विच गवर्न्स द मोशन ऑफ प्लैनेट आर कॉल्ड। ऐसा लॉ जो मोशन ऑफ प्लैनेट को गवर्न करता हो उस लॉ को हम क्या कहते हैं? तो उस लॉ को दोस्तों हम क्या कहते हैं? उस लॉ को हम कहते हैं केपलर्स लॉ, और इसी को हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी कहते हैं। प्लैनेटरी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेट 4। तो सेट 4 में भी हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है आपका, एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन प्लांट, सोलर पावर प्लांट इज नोन एज। तो जो एनर्जी हम सोलर कुकर प्लांट में, डिस्टिलेशन प्लांट में और सोलर पावर प्लांट में यूज करते हैं वो कौन से काइंड ऑफ एनर्जी है, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों, सोलर एनर्जी इसको हम कहते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत तरह के एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आपको पूछा जा रहा है 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू होती है 746 वाट। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। आपको पूछा जा रहा है कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। आपको पूछा जा रहा है कि वर्क डन किस प्रकार का होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी, किस प्रकार का होगा? तो वर्क डन क्या फॉर्मूला है दोस्तों जानते हैं? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है कि नहीं? लेकिन हम जब इसे हायर फिजिक्स के तौर पर अगर जो लिखते हैं दोस्तों तो हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी लिखते हैं, है कि नहीं? तो कॉस थीटा जो रहती है दोस्तों ये एंगल बतलाती है, ठीक है, कि किस तरह से पॉजिटिव किस तरह से नेगेटिव होगी, आपको सवाल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो एक चीज़ आप समझ जाइएगा कि जब भी सिंपल सा बात,
एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना है कि फोर्स जब भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की तरफ होगी तो वहाँ पे हमेशा वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि सपोज की फोर्स है, किसी बॉडी का फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो जहाँ कहीं सेम डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो वर्क डन जो रहेगी वो क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव वर्क डन आपको मिलेगी। तो इस केस में आप देख रहे हो आपको ग्रेविटी किस तरफ खींचती है दोस्तों, नीचे की तरफ खींचती है कि नहीं, और आपकी ये बॉडी भी फ्री फॉल हो रही है, यानी कि इसकी भी बॉडी के डायरेक्शन और ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों नीचे की तरफ है। तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक केस है दोस्तों, आप इसको किस तरह से इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप समझ जाइए। अब देखिए वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब भी कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितने बनेंगे, तो आप बोलेंगे सिंपल सी बात है 0 डिग्री के एंगल बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ डॉट डी इंटू कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमें इसी के थ्रू से मिल गया कॉस वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में। यही दोस्तों अगर आपको बताया जाए कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, बॉडी पे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि कहने का मतलब ये है, सपोज कि आप इसे समझ लीजिए कि एक तरह का एस्केलेटर है, इस तरह से डिस्टेंस जा रही है यार, फोर्स आप इस साइड से लगा रहे हो, तो इस केस में फोर्स वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, तो वर्क डन इस केस में आप कैसे निकालेंगे, एफ डॉट डी कॉस थीटा है कि नहीं, तो एफ डॉट डी इंटू कॉस। अब आप यहाँ पे बताइए जब भी कोई बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री बनती है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 180 कितना होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो इस केस में वर्क डन जो होगी वो आपका माइनस एफ डी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको समझानी थी। अब आपको देखिए बहुत बार एग्जाम में आपको ये सवाल भी पूछ दिया सकता है, वर्क डन निकालने के लिए आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे दी जाएंगे और एंगल भी बता दिया जाएगा। तो इस केस में आप न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको इस समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। कह रहा है दोस्तों कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इसको हम फ्रिक्शनल सरफेस में, यानी कि ऐसा सरफेस जिसमें फ्रिक्शन लग रहा हो, ठीक है, तो इसको हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं दोस्तों, फोर्स दे रहे हैं। तो आपको पूछा जा रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन क्या होगी। तो आपको पता है फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होगी, तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि नेगेटिव होगी। कैसे नेगेटिव होगी दोस्तों, क्योंकि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वहाँ पे वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है। और अगर जो आप निकालना चाहते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा में भी पुट करके निकाल सकते हैं। मैं भी पुट नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ। थीटा का वैल्यू 180 डालिए, आपको यहाँ पे आंसर नेगेटिव मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे नेगेटिव को चूज कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, आपको पूछा जा रहा है एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेशनरी इज कोल्ड। तो एनर्जी दोस्तों, जिस तरह की एनर्जी अगर जो किसी बॉडी के स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण अगर जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यही बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर जो कोई बॉडी मोशन कर रहा हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। तो मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के चेंजिंग के कारण दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ड्यूरिंग इंटर कन्वर्सन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म टोटल एनर्जी एट एनी टाइम रिमेंस। देखिए जब भी हम एक एनर्जी से अदर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होती है दोस्तों, तो टोटल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। इस बात को आप हमेशा से याद करेंगे, अच्छे से याद करके रखेंगे। टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की अगर जो कोई एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा हो, तो उस टाइम में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है अ मूविंग कार पोजेस। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि मूव हो रही है दोस्तों, बहुत ही तेजी से मूव हो रही है। तो इसके अंदर हमें कौन सा एनर्जी देखने को मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो दोस्तों इसके अंदर हमें दो तरह की एनर्जी देखने को मिलेगी। एक होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी और एक होगा दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। अगला सवाल देखिए, व्हाट हैपेंस टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू द हाई एल्टीट्यूड।
देखिए किसी ऑब्जेक्ट को हाई एल्टीट्यूड में ले जाया जाए तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही आसान से सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है किसी बॉडी को हम हाइट पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। सपोज कि वो बॉडी यहाँ पे है, बॉडी सपोज कि ग्राउंड लेवल पे है, इसको हम हाइट पे ले गए, ठीक है। इसको हम हाइट पे ले गए, इस हाइट को मान लेते हैं h, और इसकी वेट को हम दोस्तों इसकी मास मानेंगे, यानी कि बॉडी है इसकी तो कोई नहीं तो कोई मास होगी। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें क्या लगेगी, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि इसके अंदर क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी तो इसका अब दोस्तों मास नहीं, इसका वेट निकलेगा। अब आपको पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh, ठीक है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसी को कहा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट, क्लियर है। तो इसमें जब आप पुट करेंगे दोस्तों तो देखिए मास, उस सिस्टम की जो मास है, मास तो मास ही रहेगी। अब बात आती है जी तो लगेगी। अब हाइट के बारे में देखिए, अब इस इक्वेशन से आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट से, यानी कि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतनी ज़्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हाइट, यहाँ पे देखिए कोई हाइट नहीं थी, अब हाइट यहाँ पे हमने गेन कर लिया, इसे हायर एल्टीट्यूड में ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है दोस्तों, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। सारे कुछ फिजिक्स की फार्मूला के ऊपर बेस्ड रहती है, फार्मूला बस आपको याद होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला दोस्तों आपने देखा, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है mgh। जितना ज़्यादा मास रहेगा, जितना ज़्यादा हाइट रहेगी, देखिए जी की वैल्यू तो फिक्स होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होता है। जितना बड़ा हाइट होगा, जितने एल्टीट्यूड पे हम ले जाएंगे, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हमें देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल देखिए, द एनर्जी पोजेस बाय एन ऑसिलेशन पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। देखिए जो पेंडुलम जो हमारी होती है दोस्तों, क्लॉक की जो पेंडुलम होती है कि नहीं, जो पेंडुलम में जो पेंडुलम लगी होती है क्लॉक में, आपको पता है घड़ी होती है कि नहीं, उसमें पेंडुलम ये यहाँ से वहाँ घूमती है दोस्तों। तो इसके अंदर हमें कौन सा एनर्जी देखने को मिलती है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है, अब देखिए यहाँ पे एक समझ जाइए, पेंडुलम है। अब जाहिर से बात है दोस्तों, इसको घूमने के लिए तो हमें थोड़ा सा एनर्जी लगाना पड़ेगा। ये स्टिल पोजीशन पे है, ठीक है। इसको हमें ऊपर उठाने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब इसे हम यहाँ तक ला देंगे दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी का काम है बस इसे पहुँचाना। अब देखिए ये जब बॉडी ऊपर की तरफ आ गया, यही डायग्राम को मैं यहाँ पे बस समझा रहा हूँ आपको, ये जब ऊपर आ गई दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसने क्या क्या अटेंड कर लिया दोस्तों, इसने सर्टेन हाइट ऑब्टेन कर लिया, इसने कुछ हाइट तक अपने आप को लेकर के चला गया। तो जब हाइट के ऊपर चला गया, इसकी कोई मास है, इसके ऊपर ग्रेविटी लगेगी, तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होती है। इसने हाइट अटेंड कर लिया है तो इसको हाइट भी मिल गई। अब इसके अंदर क्या आ गया दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसको हमने ऊपर ले गया काइनेटिक एनर्जी से, फिर पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये खुद से वापस यहाँ तक चला जाएगा, है कि नहीं। और यही सिस्टम दोनों यहाँ पे लगा रहता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों का दोनों। तो इसलिए हमने यहाँ पे दोस्तों क्या जाना कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या दे देता है दोस्तों, हमें दे देता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे आप। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह की सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये सवाल दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट ईयर ALP के एग्जाम में यह बार पूछा गया था आपको, ठीक है। सारे शिफ्ट में अगर जो बात किया जाए तो पर डे में 3 शिफ्ट होती है, उसमें से एक ना एक शिफ्ट में आपको ये सवाल ज़्यादातर देखा गया है। इस तरह के सवाल अगर जो डबल कर दे या फिर 4 गुना बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ बार बार पूछा गया है दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बस समझ जाइए। कहा जा रहा है आपको कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप बोलेंगे सर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर होती है। तो आपको यहाँ पे बताया गया कि वेलोसिटी को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। यानी कि पहले मान लीजिए कि वेलोसिटी 1 था, तो अब वेलोसिटी क्या हो गई, 2 हो गई। यानी कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी पहले की सिचुएशन में हम निकालेंगे हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी की जगह 1 डालेंगे, ठीक है, 1 डालेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, m/2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए सेकंड केस में दोस्तों हमने क्या करना है कि वेलोसिटी का वैल्यू 2 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ इंटू मास इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो हाफ इंटू m, ठीक है, इंटू 4।
अब देखिए ये m/2, ये भी m/2, इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए क्योंकि हमें बस इक्वेशन कंपेयर करना है, आंसर नहीं निकालनी। तो आपने देखा कि पहले सिचुएशन में जो हम बात करें 1 था, अब वो कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया, यानी कि कहने का मतलब है बिकम 4 टाइम। अब ये मैंने थोड़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन आपको दिया है ताकि आप आसानी से समझ पाए, और जो कहने का मतलब ये है कि आप इसे आसानी से इस सिचुएशन पे भी समझ सकते हैं कि v की जगह हम अगर जो 2 डालेंगे, यानी कि डबल हो गया 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो बस इस पार्ट से हमें आंसर मिल जाती है। इसको वेलोसिटी को जितना गुना बढ़ा दिया जाए, बस v स्क्वायर में आप डाल दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो बिकम 4 टाइम। तो दोस्तों इस तरह की बहुत सारे सवाल मैंने अपने वीडियो में करा के रखा है, तो आप हमारी वीडियो चैनल पे जाइए और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट करके होगी, ठीक है, वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की टॉपिक वाइज क्लास मैंने करवा रखी है, आप वहाँ से जाकर के आराम से देख सकते हैं। इस तरह के सवाल बहुत, जितने सारे प्रॉब्लम देती है सवाल, इस तरह के सवाल बहुत मैंने सॉल्व करवा के रखी हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा जो आपको थोड़ी और डिटेल में जाननी है। तो अगला सवाल देखिए, When a glass rod is rubbed with silk, then what type of charge is created on it? आपको कहा जा रहा है दोस्तों एक ग्लास की क्या है, रड है, इसको रब किया गया है दोस्तों, किससे, सिल्क की कपड़ा से इसे रब किया गया है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और बहुत ही आसान सवाल है, इसे आप प्रैक्टिकल तौर पे भी करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम सिल्क के कपड़े से इसे क्या करते हैं, इसे रब करते हैं, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो बाहर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यानी कि दोस्तों क्या है, निगेटिव चार्ज। जो इसके अंदर निगेटिव चार्ज होती है वो कपड़े में आ जाती है, ठीक है। इसको लगातार रगड़ने के कारण क्या हो जाता है दोस्तों, कि इसकी जितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। लॉस होकर के क्या हो जाता है दोस्तों, सारे कपड़े में चले आते हैं, तो कपड़े में सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ से इसको रगड़ने के कारण दोस्तों इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। रड के अंदर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और चार्ज यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है। तो इससे हमने क्या प्राप्त किया दोस्तों, आपको पूछा जा रहा है when a glass rod is rubbed with silk then which type of charge क्रिएटेड ऑन इट, यानी कि आपको पूछा जा रहा है ग्लास रड में अब किस तरह के चार्ज आ चुकी है। तो आपने यहाँ पे देखा निगेटिव इलेक्ट्रॉन सारे कपड़े में चले गए और इसको रगड़ने के कारण इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज यानी कि चार्ज की इंटरचेंजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो अब रेड दोस्तों किस तरह की हो गई, अब हो गई पॉजिटिव चार्ज की हो गई। और यही आपको पूछा जाता है दोस्तों कि कपड़े यानी कि सिल्क, आपको पूछा जाएगा कि सिल्क के कपड़े में कौन सा चार्ज आया, तो आप बोलेंगे निगेटिव चार्ज आ गया सिल्क के कपड़े में। अगला सवाल देखिए, when a body moving on a circular path then one force work toward the center of the path which is called। आपको कहा जा रहा है दोस्तों कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, कहा जा रहा है कि कोई बॉडी अगर जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, ये कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो इसके तरफ दोस्तों एक इनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, इसके तरफ एक इनवर्ड फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो इनवर्ड फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये जो दोस्तों बॉडी जा रही है, मान लीजिए कि हम इसे किसी स्ट्रिंग के साथ बांधे हुए, आपने बचपन में दोस्तों अपने हाथ में एक पत्थर बांध करके उसे गोल गोल पक्का घुमाया होगा, ये चीज़ आप पक्का करते होंगे, ठीक है, हमने भी ऐसा किया, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आप बीच में खड़े हैं, आप एक किसी पत्थर को या फिर किसी भी कोई सॉलिड को बांध करके रस्सी से गोल गोल घुमाए जा रहे हो, तो जो रस्सी से आप इसे पकड़ के रखें, इसको एक इनवर्ड फोर्स दोस्तों पकड़ के रखी है, जिसके कारण ही ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रही है, ठीक है। आप इसे एक इनवर्ड फोर्स के तरफ एक स्ट्रिंग से जो बांधे हुए हो दोस्तों, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, और इसी से आप इसको रोटेट करवा रहे हो और इनवर्ट फोर्स के कारण ही सर्कुलर पाथ ये बना पा रहा है। अब देखिए आप इसे जब छोड़ देंगे दोस्तों तो ये किस डायरेक्शन में गिरेगी, अब जब इसे आप छोड़ देंगे दोस्तों तो ये बाहर के डायरेक्शन, देखिए आप इसको पकड़ के रखें इसलिए ये सर्कुलर पाथ में जा रही है, लेकिन जैसे आप इसे छोड़ेंगे दोस्तों ये एक इस सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बनाएगा, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट बनाएगा और कुछ इस डायरेक्शन में गिर जाएगा, ठीक है। आप इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगा, या फिर हर एक पॉइंट पे ये टेंजेंट बना देता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे दोस्तों ये एक टेंजेंट बनाएगा, क्लियर है। जब भी आप इसे छोड़ेंगे हर एक पार्ट पे ये एक टेंजेंट बनाएगा, तो ये जो टेंजेंट फोर्स है दोस्तों, जो बाहर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है कि अब बाहर गिर जाएगा, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और यही मैकेनिज्म दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिलती है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोआती है, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोआती है दोस्तों वो सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल है। और जो दोस्तों आपने अपने मम्मी लोग को पक्का देखा होगा दोस्तों कि आपकी मम्मी क्या करती होगी दोस्तों, दूध की जो छाली होती है उनको ले करके इसे क्या करते हैं, इसे मथा जाता है दोस्तों, मट्ठा आपने पिया होगा, या फिर जो घी निकालने की प्रोसेस होती है दोस्तों उसमें जैसे हम करते हैं तो घी जो बाहर निकलती है ना दोस्तों वो भी सेम टू सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही बाहर निकलती है, क्लियर है।
चलिए दोस्तों, तो जो आउटवर्ड फोर्स होते हैं उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो इनवर्ड होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर होती है। अगला सवाल देखिए, द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम इज मोर सीवर देन बॉइलिंग वाटर। अब देखिए दोस्तों, कोई वाटर बॉयल होती है, आपको पता है 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए कि कोई वाटर बॉयल हो रही है कि नहीं, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, लेकिन इसके ऊपर से दोस्तों जो स्टीम जो निकलती है जिसको हम भाप कहते हैं दोस्तों, है कि नहीं, भाप कहते हैं, वेपर कहते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर बॉयल वाले से अगर जो आपके ऊपर गिर जाए उससे आपको जो जलन होती है वो कम होती है स्टीम के मुताबिक, क्योंकि स्टीम से जो जलती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा जलती है। ऐसा ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टीम जो होती है ना उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखने को मिलती है, वेपोराइजेशन। तो जो वेपर होती है उसमें अंदर क्या देखने को मिलती है दोस्तों, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखने को मिलती है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, स्टीम ज़्यादा हॉट होता है वाटर हॉट के अनुसार जो हम देखने को कोशिश करेंगे, तो स्टीम सबसे ज़्यादा हॉट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमें देखने को मिल जाती है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। आपको पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस में है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर जो आप मुझे इस चैनल के साथ अगर जो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने बताया था कि हमारी जो लाइट जो रहती है वो 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में स्प्लिट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं VIBGYOR, विवग्योर कहते हैं, है कि नहीं। तो विवग्योर दोस्तों इसी के कारण क्या बनता है, इसी के कारण हमारा रेनबो बनता है। जो रेनबो के कलर है वही सारे 7 कलर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास रहते हैं। व्हाइट लाइट हमेशा 7 कलर ऑफ कंपोनेंट में टूट जाती है। तो यहाँ पे जो दोस्तों विवग्योर हमने लिखा है, वेवलेंथ का खेल अगर जो हम बात करें तो इस डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। वेवलेंथ की हम बात करते हैं, वेवलेंथ, तो दोस्तों सबसे कम होगी वायलेट की और सबसे ज़्यादा होगी रेड की। तो इस आधार पे हमने रेड लाइट को यहाँ पे आंसर चूज कर लिया। ब्लू लाइट यहाँ पे दिया गया तो आप सोच लीजिए ब्लू लाइट की क्या पोजीशन होती है, बस आप विवग्योर लिख लीजिए और यहाँ से एक एरो दे दीजिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्लियर है। उम्मीद है आप इससे आप बाकी सारे सवालों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपका किसका हो गया दोस्तों, रेड की। अगला सवाल देख लीजिए, FM रेडियो ब्रॉडकास्ट आर ए पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टुडे, व्हाट डज FM स्टैंड फॉर। तो दोस्तों FM रेडियो जो आप सुनते हो उसमें जो FM होता है, FM का अर्थ क्या है, यानी कि FM की फुल फॉर्म क्या है, तो FM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी कि ऑप्शन है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम FM कहते हैं। अब देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल है हमारे देश के लिए। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, इंडिया एंटर इनटू द स्पेस एज बाय लॉन्चिंग द सैटेलाइट आर्यभट्टा इन द ईयर। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट जिसका नाम था दोस्तों आर्यभट्टा, ठीक है, इसरो द्वारा ये बनाया गया था। तो जो आर्यभट्टा जो है दोस्तों, ये भारत ने पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा बनाई थी स्पेस के एज में एंटर करने के लिए। तो ये इन्होंने कौन सा साल में बनाया था, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए साल की बात हटाइए, आपको डेट के साथ याद कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो ये था दोस्तों 19 अप्रैल 1975, ठीक है। तो अच्छे से याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को पहला सैटेलाइट हमारे देश ने बनाया था आर्यभट्टा नाम से। तो 1975 को करेक्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस। जो मिरर के दोस्तों पोल होती है, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों आपको डायग्राम तो याद होनी चाहिए जो आपने 9-10 में पढ़ी थी। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी शेडिंग जो है अंदर की तरफ से शेडिंग है, ठीक है, अंदर की तरफ से शेडिंग है, यानी कि बाहर का तरफ है मिरर की तरह काम करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ कन्वेक्स मिरर, है कि नहीं, कन्वेक्स मिरर हो गया, जो कि आपके बाइक में लगे हुए होते हैं। और एक लाइन दोस्तों जो इस प्रिंसिपल को छूते हुए आगे की तरफ जो जाता है सेंटरली, ठीक है, बीचों बीच जो जाता है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और जस्ट ठीक इसके बीच में दोस्तों ये जो मिरर होती है, हर मिरर की एकदम बीचों बीच, यानी कि सेंटर समझ लीजिए, इसको हम सी से डिनोट कहते हैं दोस्तों। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सारे देखिए सवाल पे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ बता देता हूँ ताकि एग्जाम में अगर जो कुछ रिलेटेड आए तो आप इसे आसानी से समझ जाए। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं।
और जस्ट इसके ठीक बीचों बीच दोस्तों एक पॉइंट होता है जिसको हम एफ से डिनोट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकस, फोकस कहते हैं। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी थी दोस्तों, यही चीज़ देखनी थी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन पोल, इसी को पोल कहा जा रहा है दोस्तों, पोल पी ऑफ द मिरर एंड फोकस, इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आपको पूछा जा रहा है इस दूरी को क्या नाम देते हैं, तो ये फोकल हो गया दोस्तों, और इसके बीच की दूरी को हम बहुत आसानी से याद करना, फोकस और इसके बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो हो गया आपका यहाँ पे सवाल सॉल्व, फोकल लेंथ, ऑप्शन बी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूँ। ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अंदर की तरफ शेडिंग है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझ जाइए। मान लीजिए दोस्तों कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा है, इसको ओ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इसका फोकस हो गया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये आपके सवाल में पूछा जा रहा है, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ आपको इस सवाल में। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी दोस्तों। सबसे पहले आप मिला दीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लाइन को, ठीक है। अब ये जो पहली रे ऑफ लाइट जाएगी दोस्तों यहाँ से, ये सीधे टकराएगी कहाँ पे दोस्तों, फोकस पे टकराएगी, ठीक है, फोकस पे टकरा जाएगी, ठीक है, ऐसे करते हैं। और ये जो यहाँ पे जो कट सेक्शन हुई, जहाँ पे कटी, यहीं पे आपकी क्या बनेगी दोस्तों, यहीं पे बनेगी आपकी इमेज, ठीक है, इमेज यहाँ पे बना। तो आपने देखा दोस्तों कि ये ऑब्जेक्ट थी बड़ी, लेकिन इमेज बन गई इसकी छोटी, क्यों, क्योंकि यही मैंने आपको दोस्तों बताया था कि बाइक से जो आप चलते हैं, जो आपकी मिरर लगी हुई होती है, मिरर से जो पीछे का पार्ट आपको देखना होगा, छोटा सा मिरर में आपको ज़्यादा लार्ज एरिया को कैप्चर करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट छोटे छोटे होंगे, ठीक है, सारे के इमेज छोटे छोटे बनेंगे, तो ही तो हम यहाँ पे इस मिरर पे सबको देख पाएंगे। यही कारण है दोस्तों, इसलिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए हम यूज करते हैं क्या दोस्तों, कन्वेक्स मिरर अपने रियर व्यू के लिए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के। अगला सवाल देखिए, व्हाट फिजिकल अमाउंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। आपको पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी, रेशियो ऑफ मोमेंटम बाय वेलोसिटी, ये आपको क्या देता है। तो सबसे पहले आप जानिए मोमेंटम क्या होता है, लिनियर मोमेंटम, यानी कि लिनियर मोमेंटम होती है दोस्तों मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, इस सवाल में आपको क्या कर दिया गया है, पी बाई वी कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एम बच गया, यानी कि मास। क्लियर है, तो लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, रॉकेट। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, रॉकेट, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रॉकेट कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल, आप सब जानते भी होंगे, इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ये बेस्ड है। और साथ ही साथ कौन से, आपको कभी कभी पूछ दिया जा सकता है कि कौन सी प्रिंसिपल, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है आपका ये जो रॉकेट की जो मैकेनिज्म है, रॉकेट जो काम करता है, वो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कौन से लॉ के, न्यूटन के कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन की जो थर्ड लॉ थी, न्यूटन की जो थर्ड लॉ थी, उसी के ऊपर ये बनाया गया है, उसी के ऊपर बेस्ड करके ये बनाया गया है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे पहला सवाल है, सवाल आपको पूछा जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड्स ऑन। तो आपको पूछा जा रहा है कि पेंडुलम की जो टाइम पीरियड होती है ना, जो हम टाइम पीरियड निकालते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ऑप्शन में आपको मास, टाइम, लेंथ दिए गए हैं, लेकिन ये डिपेंड आखिर किस पे करती है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि पेंडुलम होते क्या, पेंडुलम ये हो गई, ठीक है, इस पर जो लटका हुआ रहता है ये बॉडी, कोई बॉडी होती है जिसकी मास कुछ भी हो, ठीक है, ये बॉडी हो गई आपके पास। तो ये किस चीज़ से लटका होता है, ये स्ट्रिंग से लटका होता है, ओके, स्ट्रिंग से ये लटका हुआ होता है। तो टाइम पीरियड जो हम निकालते हैं, टाइम पीरियड जो हम निकालते हैं सिंपल पेंडुलम की, हम निकालते हैं 2π√L/g। तो L यहाँ पे आपकी क्या होती है, L होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, ये लेंथ होती है किस चीज़ की, स्ट्रिंग की लेंथ होती है। और G आपकी क्या होती है, G होती है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड की फॉर्मूला पे क्या डिपेंड रहती है, किस चीज़ पे टाइम पीरियड डिपेंड रहती है। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
अगला सवाल देखिए, इस पे पूछा जा रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो ऑप्शन आपको बहुत सारे दिए गए हैं। तो देखिए माइक्रोमीटर क्या होती है, माइक्रोमीटर ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है माइक्रोमीटर की अब सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो माइक्रोमीटर होती है 10⁻⁻⁶, अगर जो हम लिखते हैं तो माइक्रोमीटर हो गई। नैनोमीटर की जो हम बात करते हैं तो ये 10⁻⁻9 मीटर को हम नैनोमीटर बोलते हैं। एंगस्ट्रम की हम बात करते हैं 10⁻⁻10 को हम कहते हैं। और यही हम बात करते हैं फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर जो होती है आप समझ जाएंगे, इसको कहा जाता है फेम्टोमीटर, ठीक है। तो अपना फेम्टोमीटर सुन के रखा होगा पहले से, फेम्टोमीटर यानी कि 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हो जाता है आपका फेम्टोमीटर, ओके। तो फेम्टोमीटर फर्मीमीटर दोनों एक ही है। तो इस सवाल पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी कौन सी होगी? फर्मीमीटर। बट एक्चुअल फॉर्म में हम अगर जो बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी क्या होती है लेंथ की, तो उसको हम कहते हैं प्लैंक लेंथ, ओके, प्लैंक लेंथ। तो प्लैंक लेंथ क्या होती है भैया? तो देखिए प्लैंक लेंथ होती है वो लेंथ जो कि हम क्वांटम फिजिक्स में यूज करते हैं, यानी कि क्वांटम फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेंथ की लेते हैं उसको हम कहते हैं प्लैंक लेंथ, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, ठीक है। तो अब समझ जाइए कि सबसे स्मॉल क्वांटिटी क्या होगी। ये सबके कंपेयर में देखिए कितनी ज़्यादा छोटी है, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये एडिशनल है, इसको आप नोट बना करके याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपको, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट इन स्टिल वाटर। एक इंसान है, देखिए अब यहाँ पे एक बोट हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बोट है, क्लियर है, सपोज कि ये बोट है। अब आपको कहा जा रहा है कि एक मैन है जो कि स्टिल वाटर पे, ये वाटर क्या है, बह नहीं रही है, स्टिल वाटर है, ठीक है, इस पे एक मैन खड़ा है, ठीक है, मैन खड़ा है। इफ ही वॉक्स टुवर्ड द शोर द बोट विल, शोर यानी कि किनारा, मान लीजिए कि ये किनारा है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है, ये किनारा है, यहाँ पे बिल्डिंग घर वर जो भी है ये किनारा है। अब आपको इस सवाल पूछा जा रहा है कि अगर जो ये इंसान उठ करके यहाँ पर आ जाता है, शोर के किनारे के तरफ खड़ा हो जाता है, तब बोट के साथ क्या होगी? क्या वो बोट शोर की तरफ जाएगी, क्या वो शोर से दूर की तरफ जाएगी, या वहीं रहेगी, या फिर वो बोट डूब जाएगी? तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे फिजिक्स समझनी पड़ेगी, जिस फिजिक्स का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का सारा खेल, अब देखिए यहाँ पे स्टिल वाटर है तो सेंटर ऑफ मास इसकी कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी, क्लियर है, यानी कि ये स्थिर है, सेंटर ऑफ मास इसकी यहाँ पे रहेगी। लेकिन जब ये व्यक्ति यहाँ से किनारे की तरफ जाएगा, बोट के किनारे में, तो ये बोट के साथ क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है इस सवाल में। तो देखिए अभी यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि बोट क्या है, स्टिल वाटर है। जब ये स्टिल रहेगी तो आपको पता है स्टिल क्या है, मैन यहाँ पे स्टिल है, प्लस बोट यहाँ पे स्टिल है, प्लस वाटर, सारे के सारे यहाँ पे स्टिल है, यानी कि सारे के सारे रुके हुए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, किसी प्रकार की एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे काम नहीं हो रही है। लेकिन इस पार्टिकुलर सिस्टम की सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन में रहना चाहेगी। तो कुल मिला जुला करके बात ये है, सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, इसको रीड करिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मस्ट रिमेन इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जब उसे अपना इनिशियल पोजीशन लेना होगा, तो देखिए इनिशियल पोजीशन लेने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लग रही थी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लग रही थी, और वो अपनी इनिशियल पोजीशन वापस लेगा तो सिंपल सी बात है, बोट कहाँ जाएगी, बोट पीछे के तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब इंसान आगे की तरफ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ भगेगी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पीछे की तरफ भगेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में यहाँ पे थी, और वो सिस्टम हमेशा, सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास होती है वो हमेशा अपने इनिशियल पोजीशन में जाना चाहेगी। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, शोर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि मूव अवे फ्रॉम द शोर, ऑप्शन बी को करेक्ट करेगा। समझ में आया तो वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगला बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे पूछा गया आपको, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ। तो 1 माइक्रोन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इस सवाल में पूछा गया। तो 1 माइक्रोन जो होती है वो आपकी 10⁻⁶ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, पूछा रहा आपको, अ बॉडी ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। कोई बॉडी हो जो कि ट्रैवल कर रही हो वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज़्यादा, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही हो। तो देखिए जब भी कोई बॉडी अगर स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ी सी तेज़ी में
सफ़र कर रही होती है यानी कि ट्रैवल कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ओके, तो सुपरसोनिक स्पीड हम कहते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है 768 माइल्स पर आवर। ओके, किलोमीटर में हम बात करें तो 1236 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ये स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर है। क्लियर है। अब ये हम बात करेंगे हाइपरसोनिक की, तो ये आपकी एरोडायनेमिक्स में यूज़ होती है। इसकी स्पीड तकरीबन 11,400, ठीक है, 11,400 माइल्स, ठीक है, माइल्स पर आवर के हिसाब से होती है। आपको पूछा गया, अ पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन, इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विथ। कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि एक इंसान है, ठीक है, जो ट्रेन में बैठा हुआ है, कोई ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये इस डायरेक्शन में जा रही हो, तो ये कॉइन को क्या करता है, फेंकता है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये कॉइन जब फेंकता है, ये कॉइन को ये फेंक रहा है, तो ये कॉइन क्या हो जा रही है, इसके आगे आ जा रही है। ऐसा क्या हुआ होगा कि वो कॉइन इसके हाथ में नहीं आने के बावजूद वो आगे चली गई होगी। तो इसके आंसर हम यहाँ पे थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते थे। देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने फिजिक्स की जब वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ओपन कार पे मैंने बताई थी कि एक बच्चा गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, और वो कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही होती है, तो वो बॉल कहाँ गिरेगी। तो मैंने उसमें समझाया था कि अगर जो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही होगी, तो वो जो सिस्टम होती है, वो सिस्टम यहाँ पे स्टेशनरी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जो हम कुल मिला जुला करके बात करते हैं, उस बॉडी के ऊपर बात करते हैं कि वो अगर जो ऊपर फेंकेगा तो वो जस्ट उसके हाथ में ही गिरेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आपको पूछा जा रहा है कि ये कॉइन उसके आगे गिर गई, आखिर ऐसा क्या किया गया होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर जो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन दोगे, ठीक है, अगर जो आप एक्सेलरेशन दोगे तो ये सिक्का आपके हाथ में ना गिरने के बावजूद क्या हो जाएगी, सिक्का आपके पीछे गिर जा रही है, बिहाइंड। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में आपको कहा जा रहा है कि कॉइन क्या हो गई, कॉइन बिहाइंड गिर गई, यानी कि सपोज कि इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही हो तो सिक्का इसके पीछे गिर जा रही है। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी की स्पीड में बदलाव कर दिया गया, उससे क्या कर दिया गया, एक्सेलरेट कर दिया गया। तो जब भी कोई बॉडी रहेगी, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो, तो अगर जो वो सिक्का ऊपर फेंकेगा तो वो उसके हाथ में गिरेगा। अगर जो उसमें एक्सेलरेशन डाली जाएगी तो एक्सेलरेशन के कारण वो क्या आएगी, बिहाइंड आ गई, यानी कि पीछे के तरफ सिक्का चली जाएगी। अगर यही हम बात करें डी एक्सेलरेशन, यानी कि हम रिटार्ड, जिसको हम रिटार्ड करते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि रिटार्डेशन जो कि एक्सेलरेशन की अपोजिट होती है। तो जब बॉडी रिटार्ड होगी तो सिक्का कहाँ गिरेगी, उसके आगे गिरेगी, ठीक है, आगे गिरेगी। क्लियर है, सिक्का आगे की तरफ गिरेगी। अगर जो आप एक्सेलरेट करेंगे तो सिक्का पीछे गिरेगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो उसके हाथ में गिरेगी, अगर हम उसे रिटार्ड करेंगे तो उसके आगे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड यहाँ पे घट जाती है, ठीक है, स्पीड घट जाएगी तो आगे गिर जाएगी, स्पीड तेज रहेगी तो ऊपर जाएगी। अब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके खुद आप देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप अपने दोस्त को लीजिए, उससे बाइक में बैठवा लीजिए, ठीक है, आप एक बॉल लीजिए और उसको कहिए कि आप तेज, मतलब आप गाड़ी तेज करिए, तो वो गाड़ी को अगर जो तेज कर देगा, तब आप कोई भी चीज़ फेंकते हो तो वो चीज़ आपकी तो पीछे चली जाती है ना। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ आप फेंकते हो तो वो पीछे चल जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही होती है, क्योंकि आप आगे निकल जाते हो उससे। और यही उसको आप बोलिएगा कि मैं बॉल फेंकता हूँ, आप गाड़ी को सडनली ऑफ कर दो, तो गाड़ी को सडनली जब ऑफ कर दी जाएगी तो वो कहाँ गिरेगी, थोड़ी आगे की तरफ गिरेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी कोरिलेट करके देखिए, ये फिजिक्स है, जितनी प्रैक्टिकल आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझने में आसान रहेगा। अगले सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, चाइना वेयर्स वेर wrapped इन ए स्ट्रॉ ऑफ पेपर बिफोर पैकेजिंग, दिस एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। देखिए, चाइना की जो चीज़ें होती है उसे रैप किया जाता है पेपर के साथ उसके पैक करने से पहले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि छोटी से छोटी इम्पल्स के कारण, ठीक है, छोटी से छोटी इम्पल्स के कारण वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट डैमेज हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डैमेज होने से बचाने के लिए इम्पल्स, छोटी से छोटी इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स से बचाने के लिए काम किया जाता है। एक सवाल देख लीजिए, पूछा गया आपको, व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी, कोई बॉडी अगर स्टेशनरी रहेगी तो उसके साथ क्या होगी। तो जब बॉडी स्टेशनरी रहती है तो उस बॉडी के ऊपर जितने तरह की जो फोर्स होती है उसकी समेशन क्या होगी, 0 के बराबर होगी, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस इच अदर, ठीक है। ऑप्शन डी को आप करेक्ट करेगा। मैंने आप क्या क्या बताया कि जब बॉडी स्टेशनरी होती है उसका मतलब क्या होता है, सबमिशन ऑफ all the forces
एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। ओके, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट के अनुसार हम कह सकते हैं कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बैलेंस ईच अदर। क्लियर है? आइए एक सवाल देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एन हैवी ऑब्जेक्ट एंड ए लाइट ऑब्जेक्ट आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सर्टेन हाइट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर की एब्सेंस में ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का बहुत ही आसान सा सवाल है। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी एक बार लास्ट क्लास में करवा रखा हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी बॉल ले लीजिए, एक फुटबॉल ले लीजिए, दोनों को अगर जो आप फ्री फॉल करोगे अंडर द एब्सेंस ऑफ एयर तब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम टाइम में, ठीक है, सेम टाइम में रीच कर जाएंगे अपने डेस्टिनेशन को। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन बोथ बॉडी विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे देखिए बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ऑप्शन सी आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि एयर रेजिस्टेंस किसी प्रकार की नहीं हो रही है। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा जा रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज अर्थ अट्रैक्शन। आखिर ऐसा क्यों होती है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है वो क्यों नहीं गिरती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि सैटेलाइट में जब हम सैटेलाइट पर जो ऑब्जर्व करते हैं हम वहाँ पे वेटलेसनेस फील करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर जो हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है वो नलिफाइड हो जाती है। यानी कि ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज नलिफाइड। ठीक है, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ वहाँ पे नलिफाइड होती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की हम अगर जो बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो हम बात करें। लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशन होती है वो नेसेसरी होती है। अर्थ की ग्रेविटेशन नेसेसरी होती है किस चीज़ की, उस सैटेलाइट की डायरेक्शन को चेंज कंटिन्यूसली करते रहने के लिए। तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो सपोज कि कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ ही है, ये इसकी ऑर्बिट के अराउंड है, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो क्या कर देती है, इस चीज ग्रेविटी के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज करने के कारण वो इस सैटेलाइट को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है। तो यही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के कारण ये ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन का काम था कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, लेकिन इसी डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है और इसी के कारण सैटेलाइट नहीं गिरती है। तो यही कारण है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पर हम आंसर जो चूज करेंगे ये डी चूज करेंगे, प्रोड्यूसेस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑन इट्स मोशन इन ए कर्व्ड पाथ। यानी कि उसकी मोशन के लिए नेसेसरी एक्सेलरेशन उसको दे देती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे उसकी क्या काम थी, काम थी उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करना था, डायरेक्शन को चेंज करने के कारण वो उसे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देती है। एक और सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा रहा है, इफ़ ए स्मॉल रेन ड्रॉप फॉल्स थ्रू द एयर। कहा जा रहा है कि एक छोटी सी ड्रॉप है, ठीक है, ये क्या है, ये पानी की बूंद है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इसके साथ क्या होगी, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगी या वेलोसिटी घट जाएगी। इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम देन बिकम कांस्टेंट। अब देखिए इस केस में क्या होती है, इस केस में यहाँ पे काम आती है टर्मिनल वेलोसिटी। हम इसको ग्राफ के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, ये हमने ग्राफ लिया किसके बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच में लिया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देती है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, जब रेन ड्रॉप बादल से जब छूटती है तो वो यहाँ पे क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते एक ऐसा पॉइंट आती है जब वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट हुई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग फॉर सम टाइम देन बिकम कांस्टेंट। तो ये होती है रेन ड्रॉप के कारण। क्यों ऐसा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको अर्थ, ठीक है, इसको अर्थ खींचती है ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ग्रेविटी के कारण अर्थ इसे खींच रही होती है
और यही हम बात करें जिस तरह से ये इसे खींच रही होती है, इसको एयर की जो रेजिस्टेंस है ये इसको ऊपर की तरफ रेजिस्ट कर रही होती है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस इसको क्या करती है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, नेट फोर्स जो होती है वो जीरो हो जाती है, यानी कि बैलेंस हो जाती है। क्लियर है? तो यही कारण है शुरू से वो तेजी में आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो एयर की रेजिस्टेंस को लेना स्टार्ट कर देती है, ग्रेविटी के कारण जितने नीचे खिंचाती है एयर के रेजिस्टेंस के कारण, उसे यहाँ पे नेट फोर्स जीरो के बराबर हो जाती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज। देखिए लॉन्ग जंप जो होती है आपको पता है कि डिस्टेंस दी रहती है, आपको यहाँ पे जंप करनी होती है जितना दूर आप जंप कर पाओ। तो यहाँ पे जो रनर्स होते हैं, रनर्स आप देखते होंगे आमतौर पे कि रनर्स बहुत दूर से रनअप लेते हैं। तो रनर्स दूर से रनअप क्यों लेते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है जो वो दूर से रनअप ले रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इससे अपनी मोमेंटम लेना होता है। तो जितना दूर से वो दौड़ेगी इसकी बॉडी क्या आ जाएगी, मोमेंटम पे आ जाएगी। ठीक है, इसलिए लॉन्ग जंपर जो होती है वो अपनी रनअप दूर से लेती है, तो यानी कि गेन्स मोमेंटम, वो क्या करती है, मोमेंटम गेन कर देती है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। आपको कहा जा रहा है कि सपोज कि एक बॉडी है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है। एक बॉडी है जिसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम यू से डिनोट करते हैं, इसकी फॉर्मूला होता है mgh। m होती है मास, g होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h होती है हाइट, यानी कि ये हाइट। तो अब आप हमें ये बताइए कि एक बॉडी है, ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कब होगी। अब देखिए ये h है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए। मान लीजिए कि हम h की वैल्यू यहाँ पे इतना दूर की अगर जो हम बात करते हैं, हाफ की बात करते हैं, तो h की वैल्यू तो h/2 लेने पड़ेगी। लेकिन हम फुल h जब h लेंगे, यानी कि मैक्सिमम हाइट, टोटल h तक हम जब वैल्यू लेंगे तभी हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, है कि नहीं? क्योंकि आप यहाँ पे जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करिए। अगर जो h की वैल्यू मान लीजिए कि ये मीटर है, 4 मीटर की हाइट अटेंड कर रही है, तो अब आप यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 4 मीटर की हाइट आपको बताई जा रही है, तो 4 मीटर की हाइट में ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, या फिर कम में रहेगी, आप खुद बताइए, क्योंकि आपको हाइट ही निकालनी चाहिए, ऊपर जाइए नीचे आए, हाइट तो वही रहेगी ना इसकी। तो मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है, एट द मैक्सिमम हाइट। तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट करेगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक करेगा अगर जो आपको ये पसंद आया तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक सवाल आपको पूछा जा रहा है कि जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब देखिए जेट इंजन की अगर जो हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हम रॉकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये रॉकेट हो गई आपकी, ठीक है, ये रॉकेट हो गई आपकी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जेट इंजन किस बेसिस पे काम करती है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी जेट इंजन स्टार्ट होती है तो इसके पीछे से बहुत ज़्यादा थ्रस्ट आती है, यानी कि कंबसन होती है। क्या होती है? कंबसन। तो ये कंबसन होने के कारण क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है, थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाती है। तो ये जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है? न्यूटन की थर्ड लॉ के ऊपर, ठीक है, न्यूटन की थर्ड लॉ के ऊपर। क्योंकि जितनी ज़्यादा गैस नीचे की तरफ जो स्पीड से आएगी, इस बॉडी को वो उसी स्पीड से वापस भेजेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, न्यूटन की थर्ड लॉ काम करती है, और ये जो चीज़ यहाँ पे हो रही है वो क्या होती है? लीनियर मोमेंटम के कारण होती है, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिए कि ये जो कंबशन होती है, ये कंबशन के कारण क्या होती है, कंबशन ऑफ फ्यूल बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करवाती है, और ये लीनियर मोमेंटम इसी को हम कहते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए एक सवाल यहाँ पे पूछा गया, वन फील्स हैवियर इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की, ये लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। तो आपने लिफ्ट में अगर जब आप गए होंगे तो आपने ये चीज़ एज्यूम किया होगा, आपने ये चीज़ देखा होगा कि जैसे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तब आपको बहुत ही ज़्यादा खुद पे आप लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हो, ठीक है। तो जस्ट बिगिन टू गो अप, जब लिफ्ट जस्ट बिगिन टू गो अप होती, जब ऊपर जाने लगती है तब आपको बहुत ज़्यादा वेट फील होती है। और यही अगर जो आप नीचे की तरफ, जस्ट नीचे की तरफ आने लगते हो तो आपको लगता है जैसे कि आप हवा में हो, ठीक है,
यानी कि आपको यहाँ पे क्या फील होने लगती है, वेटलेसनेस आप फील करते हो जब नीचे की तरफ जाने लगती है। जैसे ऊपर की तरफ जाने लगती है आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पियर फील करते हो। क्लियर है? ऊपर की तरफ जैसे ही जाने लगते हैं तो हमारी इनर्शिया गेन करने लग जाती है। क्यों? और साथ ही साथ आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगती है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट जाने लगती है तो वेट जो हमारी रहती है mg हम लिखते हैं ना, तो mg हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट हम जाने लग जाते हैं, तो इसी के कारण जो टोटल वैल्यू जो होती है हमारी मास वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी जितनी मास होती है वो मास की वेट हम फील करने लग जाते हैं। पूछा जा रहा है अ लिफ्ट ऑन ऑफ एन एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन। तो देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ नहीं जाननी है क्योंकि ये थोड़ी एडवांस फिजिक्स हो गई। यहाँ पे बस नाम आपको याद रखनी है कि ये जो एयरप्लेन जो होती है उसकी जो लिफ्ट होती है, ठीक है, जो उसकी लिफ्ट होती है, लिफ्ट होने वाली जो प्रोसेस होती है उसमें जो प्रोसेस होती है वो टोटली प्रिंसिपल बेस्ड होती है बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर, बर्नौली थ्योरम के ऊपर। सवाल आपको पूछा जा रहा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो आइए आप समझिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सपोज कि मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक है, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर इसकी क्या है, ये एक बॉडी है जिसकी कुछ मास है। ये इसको क्या कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, ये इसको गोल गोल घुमा रहा है, इस डायरेक्शन में से ये इसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, तो ये बॉल जो हो रही है, बॉल को ये इसने इस स्ट्रिंग से लटका के रखा है, तो जो इनवर्ड एक फोर्स काम करेगी जो इस बॉल को इस पाथ में रोटेट करवाएगी, जितना दूर से जितनी लंबी स्ट्रिंग है उसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाएगी, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जो सेंटर के तरफ काम करता है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चा इस स्ट्रिंग को छोड़ देगा अपने हाथ से तो ये फेंकाएगी। अब देखिए ये फेंकाएगी तो ये यहाँ पे नहीं जाएगी, ये क्या करती है, एक तरह की टेंजेंट की तरह काम करती है। तो जब भी ये फेंकाएगी टेंजेंट में फेंकाएगी। ठीक है, ये टेंजेंट की तरह काम करती है। तो ये जो आउटवर्ड फोर्स लग रही हो ना इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े होती है वो इसी प्रकार से होती है, यहाँ पे धुलती है और जस्ट बाहर की तरफ फेंकाती है, फिर इसको खींचते हैं, वापस खींच लिया जाता है, फिर इसे बाहर की तरफ फेंका जाता है। और सवाल यहाँ पे हमारी रॉकेट इंजन से, जेट इंजन से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई, बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कहा जाए अ जेट इंजन यूज द सराउंडिंग एयर फॉर इट्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड सो इट्स सुटेबल फॉर द मोशन इन स्पेस। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसे स्टार्टिंग करने के लिए जो आपको पता है कोई भी चीज़ जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत होती है। कंबसन कब होती है, कंबसन तभी होती है जब ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई हो रही हो। तो जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है तो उससे स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद ये स्पेस पे आराम से जा सकते हैं, इसको किस तरह की दिक्कत नहीं होती है। वो इसे ऑक्सीजन की फर्दर यूजेस नहीं है। आगे हम बात करते हैं रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस फॉर्म एज ए फ्यूल। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट है, तो आप ओनली 1 पे जाइएगा। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है और आपको यहाँ पे कोड से करेक्ट भी करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको कहा गया है वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, एनर्जी की हो जाएगी जूल, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की हो जाएगी डेसिबल, फ्रिक्वेंसी की हो जाएगी हर्ट्ज। तो हमने यहाँ पे क्या पाया, ए का 2, बी की 3, सी की इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड को हम किस में लेते हैं, डेसीबेल में लेते हैं, डीबी पे लेते हैं। ठीक है, तो 4 हो गई। फ्रीक्वेंसी डी की हो गई हमारी 1। तो देखिए 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा है, लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया टेम्परेचर, पावर, प्रेशर एंड फोर्स। देखिए ये बहुत सारी सिंपल सी सवाल है, तो इसकी आंसर आपको यहाँ पे ऑप्शन देख करके चूज करके आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बतानी है। कमेंट करिएगा तो आपके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं भी देखूँ जितना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ आप उतना मेहनत कर रहे हो या नहीं अपने एग्जाम के लिए। क्योंकि देखिए आपको सीरियस होनी पड़ेगी, आप जितना ज़्यादा सीरियस होगे आपके लिए उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुझे भी आपकी जितने अच्छे अच्छे कमेंट आते जाएंगे मैं आपको उतने ही सारे अच्छे अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चन देते जाऊंगा, आपकी ऐसी जीएस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। चाहे आप एनडीए एनए की एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप एसएससी की एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम देने जाओ, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ संसार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर जो उसमें साइंस पूछी जा रही है तो साइंस में आपको बिल्कुल डर नहीं लगनी चाहिए। साइंस आपकी एकदम आसान मैं करके दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, बशर्ते आप अच्छे से ध्यान दीजिए पढ़ाई पे
और जितना हो सके कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे, साइंस की ऐसी कौन सी टॉपिक है जो आपको टफ लगता है, किस पे आपको वीडियो चाहिए, मैं सारे पे काम करके आपको दूंगा।